आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को और चैप्टर 4 ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप समझने से पहले हमें यह समझना लाजमी है कि ओनरशिप ज़रूरी क्यों है, मतलब ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रस ने इंट्रोड्यूस ही क्यों कराया। तो पहले चलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। लो लेवल लैंग्वेज जैसे सी थी हमारे पास, तो उसमें क्या होता था कि डेवलपर के पास दो काम होते थे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक बिजनेस लॉजिक लिखता था और एक एलोकेशन और डी एलोकेशन करता था, यानी मेमोरी मैनेजमेंट करता था। अब डेवलपर को दो काम करने पड़ रहे हैं, ये एक ओवरहेड है और इससे मसले भी बहुत हो जाते थे कि अब पहला मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट टेक एग्जांपल ऑफ दिस कि मैंने मेमोरी एलोकेट की नहीं है, यानी डेवलपर ने मेमोरी एलोकेट की नहीं है लेकिन उसको डी एलोकेट कर रहा है, तो ये मेरे पास मसला है मेमोरी सेगमेंटेशन यानी सेगमेंटेशन फॉल्ट का। और कौन कौन से मसले आ जाते थे, बफर ओवरफ्लोज के मसले आ जाते थे। ये सारी मेमोरी सेफ लैंग्वेज नहीं है जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। और जब डेवलपर खुद एलोकेट और डी एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, तो इसमें हमारे पास बग्स भी आ रहे हैं, डेवलपर को ज़्यादा भी काम करना पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। उसके बाद अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि सी शार्प, तो सी शार्प में हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता था। गार्बेज कलेक्टर क्या चीज़ है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमारे लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है कि जब हमारा जो जितने भी अनयूज वेरिएबल्स हैं जो हमारी मेमोरी में रखे हुए हैं, जब हम उनका काम कर लें, तो उनका काम करना ही नहीं है, वो अनयूजेबल है, तो उनको मेमोरी से क्लीन अप करे, फ्लश आउट करे, तो ये काम है गार्बेज कलेक्टर का। लेट सपोज कि मेरी एक ट्रांजेक्शन हो रही है 4 सेकंड में, मेरा जो कोड लिखा हुआ है उसकी एक ट्रांजेक्शन हो रही है 4 सेकंड में, लेकिन जो गार्बेज कलेक्टर पीछे चल रहा है वो ले रहा है 2 सेकंड। तो अब गार्बेज कलेक्टर का ओवरहेड आ गया, क्या टाइम ज़्यादा लग रहा है, 4 + 2 कितने 6 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन मुझे अपना आउटपुट कितने में मिलना चाहिए, 4 सेकंड में। तो रस्ट लैंग्वेज ने क्या कहा कि डेवलपर को एक्सप्लिसिटली मेमोरी एलोकेट या डी एलोकेट नहीं करनी, ना उसने गार्बेज कलेक्टर दिया। तो फिर क्या किया रस्ट ने ओनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया, ओनरशिप का सिस्टम दिया। ओनरशिप के सिस्टम में क्या है, कंपाइलर के पास सर्टेन रूल्स हैं जो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर देखेगा, अगर तो वो रूल्स फुलफ़िल हो रहे होंगे कोड में, सारा कोड उन रूल्स पे फुलफ़िल हो रहा होगा, तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर रूल्स फुलफ़िल नहीं हो रहे होंगे तो कंपाइलर हमें वहीं रोक देगा कि आपके रूल्स फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, आपने जो भी कोड लिखा है वो ओनरशिप के लिहाज से नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हमारे रस्ट में मेमोरी सेफ्टी को देखता है। जो बुक रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात पे बहुत मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बुक को रीड करें। होगा इससे ये कि आप लोगों को डीपली कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वीडियोस देख लेना काफ़ी नहीं है, आपको बुक ज़रूर पढ़नी है। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको इसी वक्त आज बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होगा क्विज़ पास करना, बहुत ज़्यादा। बुक रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल। अगर हम इसकी ये मिसाल लेते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में लेट सपोज के 48 कोर्सेज़ होते हैं नॉर्मली, तो अगर आपने 48 किताबें पढ़ी हुई हैं तो आपके सामने कोई बंदा बात नहीं कर सकता, आपकी इतनी नॉलेज होगी। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग बुक नहीं पढ़ते। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको बेस नॉलेज नहीं पता होगी उस चीज़ की। तो बुक पढ़ना बहुत एसेंशियल है। पहली बात तो ये, क्योंकि हमें बेस नॉलेज चाहिए, बिल्कुल रूट से नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को इस जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके क्विज़ेज़ होंगे, और अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको इस पास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगी। आप लोगों की इवन इसमें नहीं है कि आप लोगों ने ये कोर्स हमारे साथ ज्वाइन किया है, आप लोगों की इवन इसमें होगी कि ये कोर्स आप हमारे साथ एंड करें। और एंड एक ही सूरत में कर सकते हैं कि आप टेस्ट अपने पास करते रहें, और ये इसलिए ही होगा क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टेस्ट पास नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देख देख के समझते हैं कि वो प्रोग्रामर बन जाएंगे, लेकिन नहीं होता इस तरह। बुक रीडिंग, मटेरियल रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल। तो मैं आपसे फिर इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रीड बुक। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ओनरशिप को। ओनरशिप हम पहली वाली वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब मसला क्या आ रहा है कि ओनरशिप और गार्बेज कलेक्टर, यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि ओनरशिप शायद वही काम कर रहा है जो गार्बेज कलेक्टर करता था। नहीं, गार्बेज कलेक्टर को समझना है कि ये एक प्रोग्राम है छोटा सा जो हमारे पास किसी लैंग्वेज ने हमें दिया है। यानी अगर मैं सी शार्प की बात करूँ और सी शार्प में गार्बेज कलेक्टर चल रहा है, तो वो सी शार्प ने प्रोवाइड किया गार्बेज कलेक्टर। वो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो रन टाइम पे पीछे चल रहा है। लेकिन
अगर हम इसकी बात करें ओनरशिप की, तो ओनरशिप एक सर्टेन रूल्स है। जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं ना अपना प्रोग्राम, तो उसी वक्त वो रूल्स चेक हो जाते हैं, तो रन टाइम पे हमारे पास एक्स्ट्रा ओवरहेड कोई लगता ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो ओनरशिप से लिंक कर रहा हो वो हमारे प्रोग्राम को रस्ट में स्लो नहीं करता। लेकिन ओनरशिप समझने से पहले हमें स्टैक और हीप समझना बहुत ज़रूरी है। स्टैक और हीप क्या है? स्टैक और हीप एक मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी के वैसे 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम 2 के बारे में बात करते हैं, एक स्टैक और एक हीप। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक के बारे में। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि सेट्स ऑफ प्लेट्स हैं, पूरे पाइल है ना प्लेट्स का, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, इस तरह से पूरा एक पाइल है। अगर मुझे लास्ट वाली प्लेट निकालनी है तो मैं लास्ट वाली प्लेट को इस तरह से पुल आउट नहीं कर सकता, इट विल नॉट वर्क। मैं क्या करूँगा कि पहले एक प्लेट निकालूंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी तरीके से मैं लास्ट वाली अपनी प्लेट पे पहुंच जाऊंगा। यानी इसको हम एक टेक्निकल एग्जांपल से समझते हैं। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा हुआ है प्राइस के नाम से। प्राइस के नाम से मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा। अब ये स्टोर हो रहा है कहाँ? मेमोरी में। कौन से फॉर्मेट में? स्टैक के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। क्यों स्टैक के फॉर्मेट में सेव हो रहा है ये हम देखेंगे। जो प्राइस है वो स्टैक के फॉर्मेट में सेव हुआ, यानी अब जब मैं इसमें स्टैक में वैल्यू ऐड करा रहा हूँ तो मैं क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा? आई एम पुशिंग इनटू द स्टैक। जो मेरा प्राइस है वो पुश हो गया स्टैक में। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो वेरिएबल है डिस्काउंट का, वो मैंने पुश कराया स्टैक में, तो वो आ गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा वेरिएबल है? इसके बाद वेरिएबल जो है सेल का, वो मैंने पुश कराया। इसके बाद कौन सा वेरिएबल है मेरे पास? ब्रांड का, वो मैंने पुश कराया। जैसी जैसी कंपाइलर लाइंस रीड करते जा रहे हैं, ये वेरिएबल स्टोर कराते आ रहे हैं मेमोरी में इन द स्टैक फॉर्मेट। और जब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, जैसी स्कोप ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी जो स्टैक वाली मेमोरी है वो क्लीन अप हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी। तो किस तरह फ्लश होगी? जैसे ही उसको कर्ली ब्रेसेस दिखेगा लास्ट वाला, यानी उसको दिखेगा कि स्कोप ख़त्म हो चुका है, तो क्या करेगा? वो एक के बाद एक वैल्यू पॉप करते रहेगा, और एक के बाद एक जब वैल्यू पॉप कर देगा तो मेरी वापस से मेमोरी फ्रेश हो जाएगी और सारे जितने भी मेरे पास अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। स्टैक में हमें एक और बात देखने की है कि स्टैक में वो डेटा स्टोर होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लें कि स्टैक में वो डेटा स्टोर होगा जो प्रिमिटिव टाइप का है, यानी जिसका फिक्स साइज़ है कंपाइल टाइम पे। क्या मतलब कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जितनी भी प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, जिनमें मेरे पास लाई करता है स्केलर टाइप्स और कंपाउंड टाइप्स, जब मैं ये लिख रहा होता हूँ तो कंपाइलर खुद इन्फर कर लेता है इनकी डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे, और हमारे पास एक फिक्स साइज़ होता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 255, तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये U8 ले लेगा, यानी 8 बिट ले लेगा मेमोरी में। अगर मैं 255 से बड़ा कोई नंबर लिख रहा हूँ तो वो 16 ले लेगा, उससे बड़ा लिख रहा हूँ तो 32 लिख लेगा। इस तरह मुझे एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर खुद ही इन्फर कर लेगा। तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ है ना मेरे पास, ये स्टोर होती हैं स्टैक पे। क्यों स्टैक पे सेव होती हैं? क्योंकि इनका फिक्स साइज़ होता है। स्टैक पे सिर्फ वही वैल्यू सेव होगी जिसका फिक्स साइज़ होगा। और स्टैक में एक और बात ये कि स्टैक एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी का पार्ट है। स्टैक की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहला पार्ट इधर है, तो दूसरा पार्ट इसके ऊपर है, तीसरा पार्ट इसके ऊपर है, चौथा पार्ट इसके ऊपर है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, और इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मैंने लास्ट इन किया है, हमने जिस तरह देखा कि मैंने लास्ट इन क्या किया था, ब्रांड का वेरिएबल लास्ट इन हुआ था, तो सबसे पहले भी पॉप वही होगा, यानी जो लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी लीफो, ये हम स्टैक में यूज़ करते हैं। इस वाली वीडियो में हमने देखा स्टैक किस तरह मेमोरी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इससे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हीप किस तरह मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीप में किस तरह डेटा स्टोर होता है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आप और आपके 10 दोस्त किसी ना रेस्टोरेंट में गए और आपने ना उनसे वेटर से बोला कि मुझे ना 10 लोगों को अकोमोडेट करना है, यानी आपको मिला के 11 लोगों को अकोमोडेट करना है, आप मुझे कोई जगह दे दें। तो वेटर ने थोड़ा सा टाइम लिया आपका और आपको एक प्लेस दे दी, टेबल्स वेबल्स मिला के, कुर्सियाँ वगैरह मिला के आपको बिठा दिया वहाँ पे। तो अब आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई कहाँ पे हो? आपने बोला कि मैं फ़लाँ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आ जाओ।
आपका रेस्टोरेंट में दोस्त एंटर हो गया। अब एंटर होके वो आपको ढूंढ रहा है, तो ढूंढ रहा है तो उसने वेटर से पूछा कि किधर बैठे मेरे दोस्त, तो वेटर ने बता दिया भाई फलाना जगह पे बैठे हैं आपके दोस्त। आपके लिए एक और कुर्सी लगी और आप उस पर जाके बैठ गए। तो ये ही एनालॉजी हीप की है। हीप पे वो डेटा स्टोर होता है जिसका फिक्स साइज़ नहीं होता, वो डायनामिकली ग्रो कर सकता है। सारा हीप पे वही डेटा स्टोर होगा जो कि हमारे पास कंपाइल टाइम पे अननोन है, उसका नहीं पता कि वो 1 बाइट लेगा, 10 बाइट लेगा, कितने बाइट लेगा, हमें नहीं पता। तो इस तरह का जो डेटा होता है ना, वो स्टोर होता है हीप पे। और लेट सपोज कि मुझे 10 लाइन का एक पैराग्राफ है मेरे पास, वो 10 लाइन का पैराग्राफ मुझे किसी मेमोरी में सेट कराना है। तो अब ये जो 10 लाइन का पैराग्राफ है ये मैंने सेट करा दिया एक हीप पे। हीप पे सेट कराने के बाद क्या होगा कि अब मुझे अगर इसमें एडिशन करनी है ना, तो मैं इसमें एडिशन कर सकता हूँ क्योंकि ये डायनामिकली ग्रो हो सकता है। लेट सपोज कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास एक पैराग्राफ है। अब जैसे ही वो मैंने पैराग्राफ अपने प्रोग्राम में लिखा तो होगा क्या, ओएस को समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसा डेटा है जो कि ग्रो हो सकता है, ये हीप पे स्टोर करना है। तो ओएस रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी को कि भाई कोई ऐसा बिग इनफ स्पेस दे दो कि मैं ये पैराग्राफ वहाँ पे सेट करा सकूँ। तो ओएस मेमोरी से वो स्पेस ले लेगा और ओएस मार्क कर देगा उस स्पेस को कि दिस स्पेस इज़ इन यूज़। मार्क कर दिया। अच्छा, मार्क करने के बाद एक पॉइंटर सेंड करेगा कि एक एड्रेस सेंड करेगा कि इस जगह का एड्रेस क्या है। क्यों एड्रेस क्यों चाहिए मुझे, कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, इसमें कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई रिमूव करनी है वैल्यू, अपग्रेड करनी है वैल्यू, तो मुझे पता हो कि मेरी मेमोरी कहाँ सेट हुई है। जैसे उस आपके दोस्त ने आके वेटर से पूछा था कि मेरे दोस्त किधर बैठे हैं, तो अगर वेटर नहीं होता तो आपके दोस्त को ढूंढना पड़ता। वेटर समझ लें कि एक एड्रेस है, तो जो मेरे पास एड्रेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ओएस ने रिक्वेस्ट किया मेमोरी को, मेमोरी ने उसको एक जगह दे दी, जगह पे आपका पैराग्राफ आके सेट हो गया। मेमोरी ने उसको, ओएस ने उस मेमोरी को इन यूज़ का टैग लगा दिया और एक पॉइंटर पास कर दिया, यानी एक एड्रेस दे दिया। अच्छा, ये एड्रेस भी कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर में हर वैल्यू सेव होती है। तो ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस ग्रो कर सकता है, ये एड्रेस चेंज हो सकता है क्या? नहीं, एड्रेस तो चेंज नहीं हो सकता, एड्रेस तो वही रहेगा। एड्रेस का तो फिक्स साइज़ है। तो फिक्स साइज़ का डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है स्टैक में। तो जो एड्रेस मिला वो सेव हो जाएगा स्टैक में। लेट सपोज कि मुझे ना अब इस पैराग्राफ में कोई 2-3 लाइनें ना चेंज करनी है, तो क्या होगा, क्या पीछे क्या होगा कि सबसे पहले मेरा कंपाइलर जो है वो कंपाइल कर रहा होगा प्रोग्राम, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो डेटा है, ये जो पैराग्राफ है ग्रोएबल है, ये डायनामिक है। तो उसको समझ आ जाएगा ये हीप पे स्टोर हुआ है। लेकिन हीप पे स्टोर हुआ है तो किधर स्टोर हुआ है? तो सबसे पहले जाएगा स्टैक पे देखेगा भाई अच्छा ये एड्रेस है इस चीज़ का, एड्रेस उसको लिंक करेगा हीप की मेमोरी में, और हीप की मेमोरी में आके उसको वो पैराग्राफ मिल जाएगा। उसके बाद जो भी उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये सारी चीज़ को क्या कहते हैं कि एलोकेटिंग ऑन हीप। अगर मैं कोई चीज़, कोई मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ या कोई मेमोरी एक जगह ले रहा हूँ अपनी मेमोरी में, तो इसको कहूँगा कि एलोकेटिंग ऑन हीप। हमने स्टैक में क्या पढ़ा था कि पुश और पॉप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी। इधर क्या कहेंगे कि एलोकेटिंग ऑन हीप। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे स्टैक और हीप का कंपैरिजन, कि स्टैक और हीप डिफरेंट किस तरीके से। हमने पहले ही बात की है कि स्टैक जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है बहुत, और हीप जो होता है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। मुझे जो है पहले ओएस को जो है मेमोरी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर मेमोरी एक जगह ढूंढती है, बिग इनफ स्पेस ढूंढती है, और फिर वहाँ पे अकोमोडेट करती है सारा कंटेंट जो कि ग्रोएबल होता है, जो हमें कंपाइल टाइम पे नहीं पता होता। कौन सा डेटा है जो ग्रोएबल हो सकता है, कौन सा डेटा है जो हमें कंपाइल टाइम पे नहीं पता? वो डेटा, लेट सपोज कि कोई डेटा यूज़र इनपुट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यूज़र इनपुट जो हो रहा है वो 1 वर्ड का है, 10 वर्ड का है, 10,000 वर्ड का है, तो मुझे कंपाइल टाइम पे तो पता ही नहीं है। तो इस तरह का डेटा जो ग्रोएबल है, जो कंपाइल टाइम पे अननोन है, वो कहाँ से होता है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हीप पे स्टोर होता है। तो अब अगर मुझे कोई वैल्यू पुश करानी है स्टैक पे तो बहुत फास्टर होगी। क्यों फास्टर होगी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो ऊपर वाला एड्रेस है, जो नेक्स्ट एड्रेस है उसके ऊपर वाला एड्रेस है। क्योंकि स्टैक कैसे ग्रो होता है? अपवर्ड ग्रो होता है, और जब उससे हम वैल्यूज़ रिमूव कर रहे होते हैं तो हम एक के बाद एक पॉप करते रहते हैं। तो जो एलोकेशन है, यानी जो पुशिंग ऑन टू द स्टैक है, वो बहुत फास्टर है।
और पॉपिंग आउट ऑफ द स्टैक इज़ फास्टर टू, क्योंकि जब मुझे पॉप करना है तो मुझे पता है कि सबसे जो पहली वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है मेमोरी पे, जो सबसे पहली वैल्यू है उसको मुझे रिमूव कर देना है, यानी उसको मुझे पॉप कर देना है। तो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ रहा, उसको पता है कि इसके नेक्स्ट एड्रेस पे ये है, इसके नेक्स्ट एड्रेस पे ये है, इसके नेक्स्ट एड्रेस पे ये है, तो कंपाइलर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हीप में क्या मसला है जो एलोकेशन में टाइम लगता है। हीप में सबसे बड़ा मसला ये है कि हीप में मेरे पास, जब हमने पहले डिस्कस किया कि जब मुझे कोई कंटेंट जैसे स्टोर कराना है ना अपनी मेमोरी में, तो ओएस क्या करेगा, ओएस रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी को, रिक्वेस्ट करने के बाद मेमोरी उसको बिग इनफ स्पेस देगी, बिग इनफ स्पेस देने के बाद ओएस उस मेमोरी को एक टैग देगा कि दिस मेमोरी इज़ इन यूज़, ताकि कोई और चीज़ उस मेमोरी के पास ना है। उसको पता हो कि भाई ये मेमोरी इन यूज़ है, तो इससे दूसरी कोई मेमोरी ढूंढूँ, इस मेमोरी पे मैं अपना काम नहीं कर सकता। और जब उसको इन यूज़ का टैग दे देगा तो एक पॉइंटर सेंड करेगा, यानी एक एड्रेस सेंड करेगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको कहेंगे बुक कीपिंग का प्रोसेस। तो एलोकेशन ऑन हीप इज़ मच स्लोअर दैन ऑफ स्टैक। स्टैक पे बहुत फास्टर हो जाती है, लेकिन हीप पे हमारे पास थोड़ा सा डिले आता है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। अच्छा, अब एलोकेशन की तो हमने बात कर ली, यानी हमने वैल्यू मेमोरी पे प्लेस कर दी, चाहे वो स्टैक पे की हो चाहे वो हीप पे की हो। लेकिन अब हम कंपैरिजन करते हैं एक्सेसिंग का, कि अगर हमें वही वैल्यू जो हमने स्टैक पे सेव की है वो एक्सेस करनी है, तो वो वैल्यू जो हमने हीप पे स्टोर की है वो हमें एक्सेस करनी है, तो इसमें कैसे होगा। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास स्टैक पे वैल्यू रखी हुई है और उसको मुझे एक्सेस करना है, तो कंपाइलर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा? इसलिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि स्टैक के जो ऊपर वाला हमारे पास एड्रेस है उस पर वैल्यू होगी, अगर नहीं है उस पर तो ऊपर वाले पे होगी। यानी स्टैक इज़ लाइक दिस, स्ट्रक्चर्ड है। उसको पता है कि इस वाली इधर है वैल्यू, इधर नहीं है तो इसके ऊपर वाली है, इधर नहीं है तो इसके ऊपर वाली है। तो अच्छा, अब अगर हम चलें हीप पे अगर कोई मेरे पास डेटा रखा हुआ है तो इसकी एक एनालॉजी ले लेते हैं। लेट सपोज़ कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में देख रहे हैं कि एक वेटर है, वो टेबल 1 पे गया और उसने ऑर्डर लिया लेकिन आधा ऑर्डर लेके टेबल 2 पे मूव कर गया, वहाँ से भी उसने आधा ऑर्डर ले लिया, फिर टेबल 3 पे मूव कर गया, टेबल 3 से भी आधा ऑर्डर लिया और फिर वापस टेबल 1 पे आया और जो आधा ऑर्डर रह गया था ना वो कंप्लीट करा, फिर टेबल 2 का ऑर्डर कंप्लीट करा, फिर टेबल 3 का ऑर्डर कंप्लीट किया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हैसल में, जो वेटर है बहुत हैसल में फंसा हुआ है। लेकिन सेम एनालॉजी जो है ना वो हमारे पास हीप की है। हीप पे जब हम मेमोरी एक्सेस कर रहे होते हैं कि कंपाइलर को जंप करना पड़ता है कि पहले इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरीके से डिफरेंट एड्रेस पे जो हमारे पास मेमोरी है उसके डिफरेंट एड्रेस पे ओएस को जंप करना पड़ता है। और ये बहुत हमारे पास टाइम और जो हमारे पास जो एफिशिएंसी है उसमें बहुत लैग करता है ये चीज़। प्रोसेसर अपना काम एफिशिएंट तब ज़्यादा अच्छा कर सकता है जब हमारे पास जो डेटा है ना वो करीब हो एक दूसरे से, जैसे हमारे पास स्टैक में होता है। ये नहीं कि डेटा कुछ डेटा इधर पड़ा है तो कुछ डेटा इधर रखा हुआ है तो कुछ डेटा इधर रखा हुआ है, क्योंकि हीप अनऑर्गेनाइज्ड, हम पहली बात कर चुके हैं। जहाँ उसको बिग इनफ स्पेस मिलती है वो वहाँ जाके डेटा सेट कर देता है, तो एक सीक्वेंस में नहीं होता। तो ये हमारे पास मसला होता है हीप में कि एक्सेसिंग ऑफ डेटा इन हीप इज़ मच स्लोअर दैन ऑफ स्टैक। स्टैक में हमारे पास एक्सेसिंग आसान हो जाती है, फास्टर हो जाती है, और हीप में हमारे पास थोड़ी डिले होती है। और डिले इसलिए भी होती है कि हीप को पूरा पॉइंटर फॉलो करना पड़ता है। पहले वो स्टैक में आके देखेगा उसका पॉइंटर किधर है उस मेमोरी का जो हमारे पास हीप में रखी है, फिर जब उसको एड्रेस मिल जाएगा तो एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस पे जाके अपनी मेमोरी देखेगा और फिर जो भी उसको काम करना है वो करेगा। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, एक और बात ये कि अगर तो मुझे हीप पे एक बहुत ही बड़ी जगह चाहिए, फिर अब लेट सपोज़ के मेरा जो पैराग्राफ है, जो मेरा यूज़र इनपुट है वो लेट सपोज़ 5000 वर्ड्स का है, ऐसा कोई डायनामिक डेटा जो 5000 वर्ड्स का है। तो अब मैं इसको जब हीप पे स्टोर करूँगा तो ये मेमोरी में जो स्पेस लेगा उस स्पेस को ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी स्पेस ढूंढने में ओएस को हमेशा टाइम लगता है। ओनरशिप यहाँ क्या कर रहा है? हमने स्टैक और हीप को डिटेल में देखा, स्टैक और हीप में क्या डिफरेंसेस हैं, स्टैक क्या है, हीप क्या है, तो ओनरशिप इन चीज़ से कैसे लेंगे। अब जो हमने हीप पढ़ा है ना, तो हीप की जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट है
जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट है वो डील करता है ओनरशिप। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या आता है जो ओनरशिप मैनेज करता है? अच्छा, हीप की मैनेजमेंट में ये कि जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है ना अपना, तो प्रोग्राम कौन सी ऐसी लाइंस हैं, कौन से ऐसा मेरे पास कोड का पार्ट है जो कि हीप की मेमोरी को यूज़ कर रहा है, ये ओनरशिप देखता है। अच्छा, जब मेरे पास हीप पे जो मेरे पास डेटा रखा हुआ है उसका काम हो गया, अब मुझे वो क्लीन अप करना है, तो ये भी ओनरशिप देखता है। और क्या देखता है? वो मिनिमाइज़ करता है कि मेरे पास डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा ना हो, यानी कि मेरा बायोडेटा लिखा हुआ है वो हीप पे स्टोर हुआ हुआ है मेरा बायोडेटा। अब क्या है कि वो डेटा को अगर मैं कॉपी कर दूं तो क्या फ़ायदा? बायोडेटा तो सेम है ना, तो मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ? अगर पहले तो मेरा जो हीप था वो लेट सपोज के इतना था, अब मैंने यही डेटा कॉपी कर दिया तो अब मेरा हीप कितना हो गया? इतना बड़ा हो गया, तो मेरी मेमोरी ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सेम डेटा दोबारा कॉपी कर दिया। तो ओनरशिप इसको भी इंश्योर करता है कि कम से कम जो मेरे पास डेटा है वो कॉपी हो हीप पे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हमारे पास टाइम के लिहाज से भी और रिसोर्सेज के लिहाज से भी ये बहुत एक्सपेंसिव हमारे पास पड़ता है। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ओनरशिप रूल्स को। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ओनरशिप क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेक करता है, आइदर कि अगर उन रूल्स पे मेरा प्रोग्राम पूरा फुलफ़िल हो रहा है तो कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा उन रूल्स पे तो मेरे पास एरर आ जाएगा। वो रूल्स क्या है? पहला रूल तो ये है कि हर वैल्यू का रस्ट में ना, हर वैल्यू का कोई ना कोई ओनर होगा। पहला रूल तो सिंपल यही है। दूसरा रूल क्या है कि एक वक्त में एक ही ओनर होगा सिर्फ। तीसरा रूल क्या है कि जब ओनर जो है स्कोप से बाहर चले जाएगा तो उसकी जो वो वैल्यू कंसिस्ट कर रहा होगा वो ड्रॉप हो जाएगी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज़ कि मैं ओनर हूँ और किसी चीज़ का मैं ओनर हूँ, लेट सपोज़ मैं बुक का ओनर हूँ एक, तो इस वक्त मैं ओनर हूँ इस बुक का। अब मैं किसी को ये बुक देना चाहूँ तो अब ये बुक मेरी नहीं रही, ये बुक उसकी हो गई। तो एक वक्त में एक ही ओनर होगा रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने लास्ट रूल में क्या देखा? लास्ट रूल में हमने स्कोप की बात करी कि जब भी हमारा जो ओनर है वो स्कोप से बाहर जाएगा तो हमारी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। तो समझते हैं कि स्कोप है क्या। स्कोप देखते हैं कि स्कोप किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे और स्कोप बेसिकली क्या किसको रहे रस्ट के अंदर। हम अपनी मेन की बॉडी में लिखेंगे एक सबसे पहले वेरिएबल, ए जो है हमारे पास ये ओनर है और ये वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। हम ऊपर चलते हैं, लेट्स सपोज कि लाइन 2 में हमने ए को डिक्लेयर नहीं किया। ए को डिक्लेयर नहीं किया तो ए इज़ अनवैलिड। जब हमने ए को डिक्लेयर कर दिया तो ए इज़ वैलिड नाउ। हम कहाँ तक ए पे काम कर सकते हैं? जहाँ कर्ली ब्रेसेस से पहले तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डू स्टफ विद ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इज़ नो लॉन्गर वैलिड। इससे हमें क्या बात समझ में आई? दो बातें इंपॉर्टेंट ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि जब वेरिएबल मैं अपनी स्कोप में लिखूँगा तब वो वेरिएबल वैलिड होगा, और जैसे ही मेरा स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो वो वेरिएबल अनवैलिड हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्कोप है। इस स्कोप को समझने के बाद हम इस पे एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ये तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है, लेकिन ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे ना स्ट्रिंग टाइप, उसमें हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग टाइप्स को, और फिर देखेंगे कि हीप पे और स्टैक पे किस तरह हमारे पास डेटा सेव हो रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं, और ओनरशिप किस तरह इसको डील कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हीप में हमारे पास किस तरह मेमोरी एलोकेट होती है, किस तरह मेमोरी डी एलोकेट होती है, तो इसको समझने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप चाहिए। इससे पहले जितनी भी हम डेटा टाइप पे काम कर चुके हैं ना, वो क्या है, वो सारी स्टैक पे सेव होती हैं क्योंकि वो सारी प्रिमिटिव थी। जिस तरह हमने इंटीजर पे काम किया, कैरेक्टर पे काम किया, बुलियन पे काम किया और स्ट्रिंग लिटरल्स पे काम किया, तो ये सारे क्या थे? ये सारे प्रिमिटिव थे, स्टैक पे सेव होते हैं सारे।
लेकिन हमने अच्छा ये भी देखा कि स्टैक पे हमारे पास मेमोरी क्लीन कैसे होती है। मेमोरी कैसे क्लीन होती है? जब हम स्कोप हमारा ख़त्म हो जाता है, यानी जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है वो उससे हम बाहर आ जाते हैं, तो हमारे पास जितने भी हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, हमने इलस्ट्रेशन में जैसे कि देखा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हीप कैसे क्लीन करती है, हीप की जो मेमोरी है उससे कैसे क्लीन होता है डेटा। तो इसको समझने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा जो कि डायनेमिक हो, जो कि जो ऐसी हो कि जो ग्रोएबल हो, जो कंपाइल टाइम पे हमें नहीं पता हो, जिसका फिक्स साइज नहीं हो। तो ऐसी एक टाइप है स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पॉइंट है कि रस्ट में ना दो स्ट्रिंग टाइप है। एक हम तो पहले पढ़ चुके हैं, एस टी आर। एस टी आर क्या है? एस टी आर वो टाइप है जिसको मैं कहूँगा स्ट्रिंग लिटरल, और एस टी आर आई एन जी, ये जो पूरी स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसको मैं कहूँगा स्ट्रिंग टाइप। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि स्ट्रिंग जो है ये ग्रोएबल है, ये म्यूटेबल है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पास एस टी आर है इसका फ़िक्स साइज़ होता है। जब मैंने ये एस टी आर अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया तो इसका एक फ़िक्स साइज़ मेरे प्रोग्राम को पता होगा, और इसमें मैं कोई चीज़ अब ऐड नहीं कर सकता क्योंकि स्टैक में सेव हो रहा है ये। तो स्टैक में तो फ़िक्स साइज़ का डेटा सेव होता है। तो इसके लिए हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ग्रोएबल डेटा है तो हमारे पास रस्ट ने स्ट्रिंग जो हमारे पास डेटा टाइप है वो हमें प्रोवाइड किया। इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है। वो मसला हम देखते हैं अपने कोड में। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा अपनी स्ट्रिंग जो कि ग्रोएबल है, इसका मैं नाम रखूँगा लेट्स सपोज ए। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लूँगा ए, और ये ग्रोएबल मेरे पास डेटा है जो कहाँ सेव हो रहा है, हीप पे सेव हो रहा है। इसमें हेलो वर्ल्ड लिख दूँगा। यहाँ जो ये एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग है ये एक डेटा टाइप है, और ये जो डबल कॉलन है ये मेरे पास अभी के लिए समझने के लिए ये मेरे पास है ऑपरेटर जो नेम स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। और जो मेरे पास फ्रॉम है वो मेरे पास एक मेथड है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सिंटेक्स क्या है डबल कॉलन का आगे वाले चैप्टर्स में। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लिया जाए कि जो हमारे पास डबल कॉलन्स हैं ये एक ऑपरेटर है बेसिकली जो कि नेम स्पेसिंग कर रहा है। अगर मुझे सेम वेरिएबल में कोई डेटा डायनामिकली तौर पे ऐड कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए डॉट, मैंने पुश एस टी आर का फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन में मैंने लिख दिया पीपल, और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इसने मुझे एरर क्या थ्रो किया कि कैन नॉट बोरो एज म्यूटेबल। क्यों? हमने यहाँ मट का कीवर्ड नहीं लगाया। जब हम मट का कीवर्ड लगाएंगे और फिर इसको रन करेंगे तो देगा हेलो वर्ल्ड पीपल। यहाँ पे हमें एक मसला समझ में आया कि अगर हम मट का कीवर्ड नहीं लगाएंगे और कोई चीज़ एडिशन करना चाहेंगे किसी स्ट्रिंग में या किसी भी चीज़ में कोई एडिशन करना चाहेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि रस्ट कितनी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर तो मैंने दिया हुआ है कि मेरा थ्रू आउट द जो मेरा वेरिएबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम म्यूटेबल रहे, तो रस्ट उसको एज अ थ्रू आउट द प्रोग्राम म्यूटेबल कंसिडर करती है। लेकिन अगर मैंने नहीं दिया हुआ म्यूटेबल तो रस्ट मुझे उसी वक्त रोक देगी कंपाइल टाइम पे कि दिस वेरिएबल इज़ नॉट म्यूटेबल, यू कैन नॉट ऐड एनी वैल्यू इन दैट। तो इससे हमें पता चलता है कि रस्ट कितनी सेफ लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं ये हमने क्या डिस्कस किया है। ये हमने डिस्कस किया है जो डेटा हीप पे स्टोर हो रहा हो, यानी जो ये स्ट्रिंग की टाइप हीप पे स्टोर होती है। अब हम स्ट्रिंग लिटरल को देखते हैं। लेट m इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और m डॉट पुश
str people, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। हम इसमें देखते हैं कंपाइल करने से पहले कि इसमें मसला क्या आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग लिटरल है वो हमें पता है कि वो स्टैक पे सेव होता है और स्टैक पे सारा फिक्स साइज़ का डेटा सेव होता है। जब हमने m = हेलो वर्ल्ड लिखा तो कंपाइलर ने क्या करा कि जैसे हेलो वर्ल्ड सेव हो रहा है, लेट सपोज 10 बाइट्स की मेमोरी पे सेव हो रहा है हेलो वर्ल्ड, तो कंपाइलर को पता चल गया कि भाई ये स्टैक में मैं 10 बाइट की मेमोरी ले लूँ और 10 बाइट पे हेलो वर्ल्ड स्टोर करा दूँ, यानी फिक्स साइज़ कर दिया। मैं नीचे वाली लाइन में क्या कर रहा हूँ, अब इसी वेरिएबल में और डेटा डाल रहा हूँ, तो और डेटा के लिए और मेमोरी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसका तो वो पहले से फिक्स साइज़ ले चुका है। अब उस फिक्स साइज़ में एडिशन नहीं कर सकता। ये कोई हीप की मेमोरी नहीं है जो डायनामिकली ग्रो हो जाए, ये स्टैक की मेमोरी है जो हमेशा फिक्स साइज़ की रहेगी। तो इसको हम देखते हैं रन करके। इसने हमें एरर थ्रू करा, वो एरर क्या है, नो मेथड नेम पुश str फाउंड फॉर टाइप str। ये str कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग लिटरल की, तो इसके लिए पुश str का मेथड है ही नहीं क्योंकि ये कहाँ सेव होता है, स्टैक पे सेव होता है। हमने देखा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग जो हीप पे सेव हो रहा है वो डायनामिकली ग्रो हो सकता है क्योंकि वो हीप पे स्टोर हो रहा है और हीप की मेमोरी डायनामिकली ग्रो हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है वो सेव हो रहा है स्टैक पे, तो स्टैक की वैल्यू डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकती, फिक्स साइज़ की होती है, इसलिए हमारे पास उसमें एडिशन नहीं हो रही। हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशन को। हमने पहले ही जिस तरह देखा कि स्ट्रिंग लिटरल्स जो स्टोर होते थे हमारे पास स्टैक में, अच्छा स्ट्रिंग लिटरल्स बहुत फास्टर हैं क्योंकि उनका फिक्स साइज़ होता है और वो ग्रोएबल नहीं होते। जैसे ही मैंने उनको अपने प्रोग्राम में लिखा तो अब उनका जो साइज़ है वो फिक्स हो गया है और वो फिक्स साइज़ हमारी जो एग्जीक्यूटेबल बनेगी उसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमारा डेटा है स्टैक पे। स्टैक का डेटा हमेशा फास्टर एक्सेस होता है। अगर हम लोगों को हीप पे मेमोरी एलोकेशन समझनी है, कोई इस तरह की हमारे पास डेटा टाइप होनी चाहिए कि जो हीप पे स्टोर हो, तो कौन सी हमारे पास डेटा टाइप है, स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है वो हमारे पास हीप पे स्टोर होती है। वैसे तो बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जो नॉन प्रिमिटिव हैं, वो हीप पे स्टोर होती हैं, लेकिन अभी जो हम जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं वो है स्ट्रिंग टाइप, वो होती है हमारे पास हीप पे स्टोर क्योंकि वो है ग्रोएबल और वो डायनामिकली चेंज हो सकती है। क्योंकि जब भी मेरा यूज़र इनपुट करेगा, लेट सपोज उसने अपना बायोडेटा इनपुट किया, तो मुझे नहीं पता कि उसका कितना बायोडेटा है, तो वो जाके स्टोर होगा हीप पे। तो अब हम समझते हैं हीप पे मेमोरी एलोकेशन, लेकिन इधर हमें दो काम याद रखने ज़रूरी हैं। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब मैं मेमोरी एलोकेट करूँगा अपने पास अपनी मेमोरी में, तो मेरे पास एलोकेशन ज़रूरी है। एलोकेशन मैं किस तरह करूँगा हीप पे, स्टैक पे तो हमने देखा कि किस तरह एलोकेशन हो रही थी। जैसे ही हम अपना वेरिएबल लिखते थे वो स्टैक में पुश हो जाता था जाके, और जैसे हम दूसरा वेरिएबल लिखते थे वो भी पुश हो जाता था जाके स्टैक पे, और जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था तो सारी वैल्यूज़ पॉप आउट हो जाती थी। यही चीज़ हम देखते हैं हीप के ऊपर। हीप में जब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो आए कोड पे चलते हैं और कोड पे चलने के बाद देखते हैं कि किस तरह हमारे पास हीप में मेमोरी एलोकेट होती है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एस के नाम से, और यहाँ मैं अपनी डेटा टाइप लिखूंगा स्ट्रिंग, मेथड बनाऊंगा फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर लिखूंगा हेलो। ये स्ट्रिंग कॉलन कॉलन जो मैंने फ्रॉम लिखा है ये मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको ओएस में कोई जगह दे दी जाए। यानी पहला काम तो हम लोग ही कर रहे हैं एज अ डेवलपर। कैसे, जब हम स्ट्रिंग कॉलन कॉलन फ्रॉम लिख रहे हैं तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये रिक्वेस्ट करेगी सर्टेन मेमोरी में कि उसको इतनी स्पेस अलॉट हो जाए कि वो हेलो लिख सके उस मेमोरी में। ये काम तो हम लोग ही करेंगे। अच्छा, डी एलोकेशन का काम कैसे होगा? डी एलोकेशन का काम इस तरह होगा कि देखते हैं कोड के अंदर। हमने यहाँ एलोकेट करवाई मेमोरी, यहाँ तक हमारा जो वेरिएबल एस है वो इन मेमोरी है यानी कि यूजेबल है, और जैसे ही वो स्कोप से बाहर आएगा तो एस इज़ ड्रॉप नाउ, तो एस मेमोरी से क्लीन अप हो जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। ये जो डी एलोकेशन वाला काम है, पिछली जैसे हमने बात करी कि जो डी एलोकेट करता है, जैसे सी की बात करें तो प्रोग्रामर ही करता है। ये प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली एलोकेट भी करता है, डी एलोकेट भी करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत समझना ज़रूरी है कि लेट सपोज कि मैंने एक ही दफ़ा एक एड्रेस को
यानी मैंने 2 दफ़ा एक ही एड्रेस को डीएलोकेट करा दिया, तो ये डबल फ्री एरर है। यानी मेरे पास एक ही एड्रेस है, पहले मैंने उसको क्लीन करा जाके, उसके बाद दोबारा उसको जाके क्लीन कर रहा हूँ, तो ये एक बग है। और ये भी मसला आता था कि अभी एलोकेट की नहीं है मेमोरी और मैं उसको डीएलोकेट कर दूं। इस तरह के बहुत सारे मसले आते थे। और जब हाई लेवल लैंग्वेजेस में आए तो यही काम डीएलोकेशन का गार्बेज कलेक्टर करता था। लेकिन रस्ट में क्या चीज़ है, रस्ट में हमारे पास स्कोप्स हैं। जैसी वेरिएबल स्कोप के बाहर आएगा, यानी स्कोप ख़त्म हो जाएगा उस वेरिएबल का, तो रस्ट इम्प्लिसिटली एक फंक्शन कॉल करेगा ड्रॉप का, वो ऑटोमेटिकली रस्ट कॉल करेगा। हमें पता भी नहीं चलेगा, ना हमें करने की ज़रूरत है, ना हमारे पास उसकी कोई हैसियत है। रस्ट खुद ब खुद अपना काम करेगा कंपाइल टाइम पे। और हमारे पास ओनरशिप के कॉन्सेप्ट्स की वजह से कोई भी डिले नहीं आएगा हमारे प्रोग्राम में। अनलाइक के गार्बेज कलेक्टर में जो हमारे पास डिले आ जाता था, वो ओनरशिप के कॉन्सेप्ट्स में नहीं आएगा। डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो भी स्टैक पे डेटा रखा हुआ है ना, वो कॉपी हो सकता है। क्यों कॉपी हो सकता है? क्योंकि स्टैक में जो भी डेटा रखा होता है वो फिक्स साइज़ का होता है, और जो मैं इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा वो मच चीपर होते हैं, यानी एक्सपेंसिव नहीं होते इतने एज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइम और जो उनकी मेमोरी कंजम्पशन है उसके लिहाज से। लेकिन जो हीप पे डेटा रखा होता है मेरे पास, वो कॉपी नहीं होता। हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस नहीं है कि उसको कॉपी किया जाए, हम उसको मूव कराते हैं। तो ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर लें। इससे पहली वाली भी जितनी मैंने बातें करी वो भी सारी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको इसके लिए बुक पढ़ना लाजमी है। सिर्फ वीडियो से आपको देख के अंदाज़ा नहीं होगा। आपको मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दूंगा, अगर आपको उस पर चलना है उस डायरेक्शन पे, तो आपको बुक रीड करना लाजमी है। और आगे जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसके लिए बुक पढ़ना लाजमी है। सबसे पहले हम चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कि स्टैक में क्या हो रहा है और हीप में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम स्टैक की तरफ चलते हैं। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू 5 है, और एक और वेरिएबल, और उसमें मैं x बाइंड करा दूँगा। यहाँ हो क्या रहा है कि मैंने 5 वैल्यू x के साथ बाइंड कराई और x की एक कॉपी y में सेव करा दी। यानी अब x में भी 5 है और y में भी 5 है। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया, x में भी हमारे पास 5 आया और y में भी हमारे पास 5 आया। अब यही काम हम उस डेटा पे करते हैं जो स्टोर होता है हीप पे। ये तो हमारे पास i32 इंटीजर, तो ये कहाँ सेव होता है? स्टैक पे। तो हमने देखा कि स्टैक में किस तरह हमारे पास वैल्यू कॉपी हो रही है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। अब यही इस तरह ही की एक एग्जाम्पल हम करते हैं हीप के डेटा में और देखते हैं कि उसका कैसे रिजल्ट आता है। यहाँ मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ s, इसको कर देते हैं s1, और इसमें मैं कंटेंट लिखता हूँ हेलो, और मैं ये कंटेंट s। अब मैंने इधर क्या किया, s1 का कंटेंट s2 में मूव करा दिया। ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बैक एंड पे किस तरीके से काम कर रहा होता है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बताया था कि स्ट्रिंग को जब भी मैं हीप पे स्टोर कराऊंगा तो हीप पे वो अपना कंटेंट जाके रख देगा। अब उस कंटेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंटर मिलेगा जिसको मैं कहूँगा कि एक एड्रेस है, वो मुझे एड्रेस मिल जाएगा। अब ये एड्रेस क्या है? ये एड्रेस एक फिक्स साइज़ का एड्रेस है। ये एड्रेस कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि हर फिक्स साइज़ का डेटा कहाँ स्टोर होता है? स्टैक पे। तो ये एड्रेस स्टैक पे सेव होगा। इसी तरीके से जो स्ट्रिंग का मेटा डाटा है, यानी स्ट्रिंग किधर सेव है, यानी उसका एड्रेस, स्ट्रिंग कितनी लेंथ का है वो चीज़, स्ट्रिंग की कैपेसिटी क्या है, ये डेटा कहाँ स्टोर होगा? जिसको मैं मेटा डाटा कह रहा हूँ, ये स्टोर होगा स्टैक पे। और जो एक्चुअल डेटा है, यानी इस केस में जो हेलो है, ये कहाँ स्टोर होगा? हीप के ऊपर। तो अब जब भी मुझे हीप का कंटेंट मतलब एक्सेस करना होगा तो पहले मुझे जाना होगा स्टैक के ऊपर। स्टैक पे उसका जाके एड्रेस देखूंगा, एड्रेस मुझे रेफ़र करेगा उस कंटेंट पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या बात पता चली? अब यहाँ पे हमें बात ये पता चली कि डायरेक्ट मैं हीप से बात नहीं कर सकता, स्टैक का होना बीच में लाजमी है।
अगर मैं पहली लाइन लिखता हूँ ये लेट S1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉलन कॉलन फ्रॉम हेलो, ये लाइन यहाँ क्या कर रही है, ये लाइन जो हमें यहाँ डायग्राम दिख रही है कि स्टैक एक पॉइंटर दे रहा है पहले इंडेक्स को हेलो के, तो विजुअली मेमोरी में ये काम हो रहा है, यानी एक स्टैक है, स्टैक पॉइंट कर रहा है हीप की मेमोरी को, और ये जो हमें लाइन 1 दिख रही है यहाँ पे, ये और ये इक्विवेलेंट है। इस तरीके से ये लाइन हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करा, लेट S2 इज इक्वल टू S1। अब जब हमने S2 इज इक्वल टू S1 किया तो हमारे पास हीप का कंटेंट, याद रहे हीप का कंटेंट कॉपी नहीं होगा। क्यों कॉपी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो हीप का कंटेंट है वो होता है एक्सपेंसिव। अगर हम एक लेट सपोज कि अगर 2000 वर्ड्स का कोई डेटा है जो हीप पे रखा हुआ है, अब उसी सिमिलर डेटा को मैं कॉपी कर दूं तो ये हमारे पास ज़्यादा मेमोरी लेगा और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है। अब लेट S2 इज इक्वल टू S1 क्या कर रहा है कि स्टैक वाला जो डेटा है ना, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे बॉक्स बना हुआ है, जो छोटा बॉक्स है, ये शो कर रहा है स्टैक की स्टैक मेमोरी, और जो राइट पे हमारे पास जो ये हेलो लिखा हुआ है ये शो कर रहा है हीप की मेमोरी। तो अब हमारे पास स्टैक का डेटा कॉपी हो गया, यानी S1 का डेटा कॉपी हुआ S2 में, यानी स्टैक तो कॉपी हो गया लेकिन हीप कॉपी नहीं हुआ। अब ये दोनों पॉइंटर्स किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी एड्रेस को। अब ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिख रही है, इस तरीके से हमारे पास ये विजुअलाइज नहीं होगा, यानी एक स्टैक एक हीप को पॉइंट कर रहा है और दूसरा स्टैक दूसरे हीप को पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये काम हम कर सकते हैं, आगे देखेंगे कि ये काम किस तरीके से होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वाली लाइन पे ये काम नहीं हो रहा। इसको कहते हैं हम डीप कॉपी, यानी स्टैक का डेटा भी कॉपी होगा और हीप का डेटा भी कॉपी होगा। अब जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं हम शैलो कॉपी, यानी सिर्फ स्टैक का डेटा कॉपी होगा और हीप का डेटा कॉपी नहीं होगा हमारे पास, यानी पॉइंटर, लेंथ और कैपेसिटी कॉपी हो जाएंगे, लेकिन जो हीप पे कंटेंट पड़ा हुआ है कॉपी नहीं होगा। इसकी वजह ये कि स्टैक का डेटा हमने पहले ही डिस्कस किया, स्मॉलर साइज़ का होता है, फिक्स साइज़ का होता है, इतनी रिसोर्सेज नहीं लेता, एक्सपेंसिव नहीं होता। लेकिन हीप पे अगर हमें कोई डेटा हमारे पास रखा हुआ है और अगर हम उसकी कॉपी बनाएंगे तो हमारे पास ये एक एक्सपेंसिव रिसोर्सेज लेगा हमारी, और हमारी मेमोरी में भी ज़्यादा जगह लेगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा लेगा और हमारी स्पीड भी कम होगी। यहाँ हमारे पास मसला क्या आ रहा है कि एक ही मेमोरी लोकेशन है लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास मसला क्या आएगा, जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि जो हमारे पास कंटेंट लिखा है, यानी जो हमारे पास वेरिएबल लिखा है, जब स्कोप से आउट होगा तो वो वेरिएबल ड्रॉप हो जाएगा, उसके साथ साथ जो वेरिएबल जिस वैल्यू से बाइंड है वो भी ड्रॉप हो जाएगी मेमोरी से। यानी जिस तरह अगर मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10 है और a इज़ इक्वल टू 10 के बाद मेरे पास कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस तक जब कंपाइलर आएगा तो वो a वेरिएबल को भी ड्रॉप कर देगा और जो उसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड है 10 उसको भी वो ड्रॉप आउट कर देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि मेरे पास S1 और S2 एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब जब कंपाइलर उनको रीड करना शुरू करेगा और कर्ली ब्रेसेस तक पहुँचेगा लास्ट वाले और उसको ड्रॉप करेगा, यानी S1 को भी ड्रॉप करेगा और S2 को भी ड्रॉप करेगा। लेट सपोज कि वो पहले S1 को ड्रॉप करता है, S1 को ड्रॉप करेगा तो S1 के साथ जो भी कंटेंट है यानी हेलो वो भी ड्रॉप हो जाएगा, यानी मेमोरी तो क्लीन हो गई। अब क्या करेगा कंपाइलर, S2 को भी ड्रॉप करेगा। S2 को जब ड्रॉप करने जाएगा तो मेमोरी तो पहले से ही क्लीन है क्योंकि S2 भी सिमिलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ आएगा मेरे पास डबल फ्री एरर, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तो इस बात को रस्ट किस तरह कैटर करता है, रस्ट क्या करता है कि रस्ट S1 जो हमारे पास वेरिएबल है ना, इसको इनवैलिडेट कर देता है। यानी हमारे पास S1 जो अब वेरिएबल है, जब वो S2 में मूव हो गया, यानी S1 ने अपनी ओनरशिप S2 को दे दी, तो S1 हैव नो राइट ऑन द कंटेंट। S1 के पास अब कोई राइट नहीं है क्योंकि उसने अपनी ओनरशिप S2 को दे दी है। अब जब कंपाइलर रीड करेगा तो वो क्या करेगा कि S2 को सिर्फ S2 को ड्रॉप करेगा, और सिर्फ जब S2 को ड्रॉप करेगा तो मेरे पास कोई भी मसला नहीं आएगा। तो हम चलते हैं इसकी कोड की तरफ और इसकी देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं S2 को। ऊपर वाला कोड ऊपर वाली लाइन में कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका हमें रिजल्ट ना मिले, और यहाँ मैं प्रिंट कराता हूँ S2 को। तो मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया। क्यों हेलो प्रिंट हुआ,
क्योंकि S1 ने अपनी ओनरशिप S2 को दे दी है। अगर हम इधर S1 प्रिंट कराएं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ गया एरर। ये एरर क्या डिनोट कर रहा है? ये एरर डिनोट कर रहा है कि आपने S1 की वैल्यू S2 में मूव करा दी है, तो अब S1 के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप प्रिंट क्या करा रहे हो? यानी S1 की जितनी भी वैल्यू थी वो मूव हो गई है S2 में। नाउ S2 इज़ द न्यू ऑनर। हमने ऑनरशिप रूल्स में क्या डिस्कस किया था कि एवरी वैल्यू हैव अ ऑनर, और क्या डिस्कस किया था कि एक वक्त में एक ही ऑनर होगा। तो यहाँ पे वो रूल हमारे पास हमें दिख रहा है। हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में देखा। तो शैलो कॉपी तो रस्ट में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती शैलो कॉपी रस्ट में? क्योंकि दो वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन डीप कॉपी यानी कि स्टैक का डेटा भी कॉपी हो जाए और साथ साथ हीप का डेटा भी कॉपी हो जाए। तो ये किस तरह होगा? ये करना सूटेबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन कभी ऐसी कोई लॉजिक लिखनी पड़े या कभी कोई इस तरह का काम हो तो ये हम कर सकते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हमें रस्ट देता है। तो आए हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड में देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यू हीप वाली भी कॉपी हो सकती है। स्टैक वाली तो होगी ही होगी, लेकिन हीप वाली भी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं S1 इक्वल टू string data type from hello and let S2 is equal to S1 clone। क्लोन का मेथड क्या कर रहा है? क्लोन एक मेथड है जो कि हमारे पास जो भी हमारे पास हीप का डेटा है, यानी अगर मैंने S1 डॉट क्लोन किया है तो S1 जो मेरे पास स्टैक पे जो S1 का पॉइंटर है वो जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है हीप पे, अब मैंने S1 डॉट क्लोन किया तो जो हीप पे डेटा मेरे पास मौजूद है जो S1 से एसोसिएट है वो S2 के लिए भी कॉपी हो जाएगा। तो बेसिकली ये काम है क्लोन का। हम मेथड्स को आगे के चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए कि क्लोन का मेथड क्या कर रहा है। क्लोन का मेथड ये कर रहा है कि स्टैक के साथ साथ, यानी स्टैक की तो एक्सप्लिसिटली हो ही रही है हमारे पास मेमोरी जो है कॉपी, लेकिन हीप की भी वो हम एक्सप्लिसिटली अब क्लोन के साथ कॉपी उसकी बना रहे हैं। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं S1 को। इससे पहले क्या हो रहा था, S1 हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा था, और प्रिंट करा के देखते हैं हम S2 को। यहाँ लिख देते हैं हम S1 और लिखते हैं हम S2। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो S1 के साथ भी हेलो आ गया और S2 के साथ भी हेलो आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब S1 एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है और S2 एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब पहले क्या मसला हो रहा था हमारे पास शैलो कॉपी में? शैलो कॉपी में हमारे पास मसला ये हो रहा था कि दोनों वेरिएबल्स सिमिलर मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे थे। जब कंपाइलर एक वेरिएबल को रिमूव करने जाता तो मेमोरी क्लीन अप कर देता, फिर जब दूसरी को जाता दूसरे वेरिएबल को क्लीन करने, दूसरे वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन थी, तो वो देखता कि ये तो पहले से ही क्लीन है, ये भी उसी मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है जो पहले से क्लीन है। तो यहाँ मुझे डबल फ्री का एरर दे देता था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमारे पास डीप कॉपी बन रही है, यानी स्टैक की अलग कॉपीज़ हो रही हैं और हीप की अलग कॉपीज़ हो रही हैं। तो यहाँ मेरे पास मसला नहीं आएगा क्योंकि S1 एक सेपरेट एंटिटी है और S2 एक सेपरेट एंटिटी है। ये दोनों हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 5 और y इज़ इक्वल टू x। तो ये बात हमारे पास क्या शो करा? जब हमने इसको प्रिंट आउट किया तो दोनों में 5 5 आया, यानी x की जो वैल्यू थी वो y में कॉपी हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोन तो यूज़ ही नहीं किया। इधर आपको खुद जवाब देना चाहिए इस बात का कि क्लोन हमने क्यों यूज़ नहीं किया। क्योंकि ये डेटा टाइप किधर स्टोर होती है? ये डेटा टाइप स्टोर होती है हमारे पास स्टैक पे, और स्टैक का डेटा क्या होता है? कॉपी हो सकता है। क्यों कॉपी हो सकता है? क्योंकि स्टैक का डेटा बहुत फास्टर होता है। स्टैक की जो एक्सेसिंग होती है बहुत फास्टर होती है। हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो इनएक्सपेंसिव होती हैं और स्टैक का डेटा फिक्स साइज़ का होता है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कॉपी हो सकती हैं।
रन टाइम पे हमारे पास ये वैल्यू अगर कॉपी हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये इनके बहुत फिक्स साइज है ना, कोई बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। हीप के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको कॉपी नहीं करती, यानी उस पर कॉपी ट्रेट अप्लाई नहीं होता। हमारे पास रस्ट में एनोटेशन है कॉपी ट्रेट, ट्रेट्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए कॉपी ट्रेट हमारे पास हीप के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि हीप का डेटा लार्जर होता है और हमारे पास ये एक एक्सपेंसिव जो है वो हमारे पास एक ये अमल है। अच्छा, स्टैक का डेटा कॉपी हो सकता है, हमने इसको डिस्कस किया। इसके ऊपर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉपी ट्रेट अप्लाई होता है, ये कॉपी हो सकता है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसा डेटा टाइप्स हैं जिनके ऊपर कॉपी ट्रेट लगता है? हमारे पास है इंटेजर, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट और टपल। टपल, लेकिन जब हम जैसे हमारे पास एक टपल है उसमें हमने एक U32 टाइप ली है और एक F64 टाइप ली है। अब ये दोनों U32 और F62 स्टैक पे सेव होती हैं, तो यानी ये जो है ये टपल, ये वाला हमने टपल लिया है U32 और F64 वाला, ये तो हमारे पास कॉपी ट्रेट को फॉलो करता है। लेकिन कोई ऐसा टपल है जैसे कि स्ट्रिंग, जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, कॉमा I32। अब इसमें जो स्ट्रिंग टाइप है ये क्या है? ये हीप पे स्टोर होती है। तो अब ऐसा टपल हमारे पास कॉपी ट्रेट को फॉलो नहीं करेगा। तो ये एक हमारे पास कॉपी की एनोटेशन है, और स्टैक पे हमें क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती अपने डेटा को क्लोन करने के लिए, क्योंकि स्टैक बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी हो जाता है रस्ट में, लेकिन हीप बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी नहीं होता। हमने इसकी वजूहात देखी, और अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी करवाना है तो हमारे पास क्लोन का मेथड है जो हमें लगाना पड़ेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जैसे देखा कि जो स्टैक का डेटा है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी हो जाता है, और जो हीप वाली डेटा टाइप होती है वो कॉपी नहीं होती, वो मूव होती है फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ये सारे डायनामिक्स हमने देख लिए पुरानी वीडियोज़ में। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में क्या होता है? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, फंक्शन में पहली बात क्या होती है? अगर तो मेरा पास मेन में एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। अब ये इंटीजर डेटा टाइप मैं किसी और फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू कॉपी होगी दूसरे फंक्शन में, यानी अब ये वैल्यू fn मेन में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और जिस फंक्शन में मैंने इसको एज अ पैरामीटर सेंड किया है उधर भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं, हीप डेटा टाइप। हीप डेटा टाइप में क्या होता है कि अगर मैंने हीप की कोई डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग टाइप है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास कर दी, तो होगा क्या? अब ये जो मैंने वेरिएबल पास किया है ना स्ट्रिंग टाइप का, ये वेरिएबल मूव हो जाएगा दूसरे फंक्शन में, यानी अब इसको मैं fn मेन में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये मूव हो गया दूसरे फंक्शन में। यानी अब ऑनर कौन है इसका? इसका ऑनर है वो फंक्शन जिसमें मैं इसको पास कर दिया है। तो ऑनरशिप fn मेन से चली गई है, ऑनरशिप किसके पास आ गई है? दूसरे वाले फंक्शन के पास। तो जितने भी हमने डायनामिक्स देखे असाइनमेंट के वक्त, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में जब हम असाइन करते थे, जो सारे रूल्स कॉपी और मूव के वहाँ अप्लाई होते थे, वही सारे रूल्स जब हम फंक्शंस में यूज़ करेंगे तो वही सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कि कोड में हम इसको इस एग्जाम्पल को कैसे कैटर करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं टेक्स ओनरशिप। अच्छा, यहाँ पे जो मैं फंक्शन के नेम रख रहा हूँ वो बुक वाले नेम रख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो यू विल फील होम और आप सिंक रहेंगे। तो हम चलते हैं, ओनरशिप का फंक्शन डिफाइन करा हमने, और ये एक पैरामीटर लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसको हम प्रिंट करा देंगे। अब इस फंक्शन को fn मेन में कॉल कर लेते हैं। पहले तो हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे अपना, जो हम इसमें पास करेंगे हेलो, और इस फंक्शन को अब हम कॉल करते हैं s के साथ। अब जो मैं ये फंक्शन जो अपना प्रोग्राम है इसको रन करूँगा, तो मैं रन VS कोड के टर्मिनल पे नहीं करूँगा,
मैं कहाँ कोड करूँगा रन, मैं कोड रन करूँगा अपने यूबंटू के टर्मिनल पे। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, विजुअल कोड का टर्मिनल भी सेम है और यूबंटू का टर्मिनल भी सेम है, क्योंकि अब ये कोड मेरा बड़ा होता जा रहा है और मेरे पास जो एरर आएगा वो भी बड़ा होगा, तो यूबंटू के टर्मिनल पे ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो हम यूबंटू के टर्मिनल पे रन करेंगे, लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे, जब आप यूबंटू के टर्मिनल पे रन कर रहे होंगे तो चेक योर डायरेक्टरी, क्या आप सही डायरेक्टरी में मौजूद हैं। अगर मौजूद है तो आपका कोड रन होगा, नहीं मौजूद तो आपका कोड रन नहीं होगा और आपके पास एरर आएगा कि कुड नॉट फाउंड cargo.toml फाइल, और कहीं इसी तरीके के एरर आ सकते हैं। तो हम अपना कोड रन करके देखते हैं और हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। हुआ क्या? अब हम इस थोड़ा सा कमेंट आउट करके तो समझा देता हूँ कि यहाँ पे S जो है स्कोप में आया, यहाँ पे क्या हुआ, S मूव हो गया किधर, टेक ओनरशिप वाले फंक्शन में। जब मूव हुआ तो अब X का स्कोप शुरू हो गया और फिर मैंने X को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब जब कंपाइलर इस कर्ली ब्रेसेस को रीड करेगा तो X इज आउट ऑफ स्कोप एंड विल बी ड्रॉप्ड। जब मैंने S एक फंक्शन में पास किया तो S मूव हो गया दूसरे फंक्शन में, यानी S ने अपनी ओनरशिप दूसरे फंक्शन को दे दी। अब अगर मैं S यूज़ करना चाहूँ मेन के फंक्शन में, क्योंकि अब S के पास कोई ओनरशिप नहीं है, S मूव हो गया दूसरे फंक्शन में, तो S को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आएगा। मैं मेन के फंक्शन में S को प्रिंट कराता हूँ और फिर एरर चेक करते हैं कि क्या एरर आएगा। एरर क्या आया, बोरो ऑफ मूव वैल्यू विच इज़ S। इसका क्या मतलब कि हमारी वैल्यू जो है S की वो मूव हो गई है दूसरे फंक्शन में, तो अब आप इसको मेन फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। ये कॉपी और कट वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम इसकी ऐसे नॉलेज लिए हैं कि कॉपी और कट, अगर हम एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में कट पेस्ट करेंगे तो पहले फ़ोल्डर से जो वैल्यू होगी, जो पहले फ़ोल्डर में चीज़ होगी, वो अब पहले फ़ोल्डर में नहीं रहेगी, वो दूसरे फ़ोल्डर में मूव हो जाएगी। और अगर हम कॉपी करेंगे तो वो पहले फ़ोल्डर में भी रहेगी और दूसरे फ़ोल्डर में भी रहेगी। तो अब हम इसी को कोड करते हैं कि कौन सा ऐसा डेटा है जो कि कॉपी होता है। हमें पता है कि स्टैक वाला डेटा कॉपी होता है। तो अब स्टैक की एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरीके से हमने हीप की ली और देखा कि हीप के डेटा ने अपनी ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करी दूसरे फंक्शन को। यहाँ पे हम अपना फंक्शन बनाएंगे, दूसरा फंक्शन मेक्स कॉपी। यहाँ फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं मेक्स कॉपी बना रहा हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर लूँगा जिसकी टाइप होगी i32 और इसको मैं प्रिंट करा दूँगा। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ अपने मेन के फंक्शन में ताकि मैं इस वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकूँ मेक्स कॉपी वाले फंक्शन में। 5 और मैं इसको कॉल कर लेता हूँ मेक्स कॉपी 5। Here X num come into scope और number is copied to the function makes copy। हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हमने एक फंक्शन में पास कराया। वो फंक्शन में जब जाएगा, जब पैरामीटर उस फंक्शन का एक्सेप्ट करेगा उस वैल्यू को और उसको यूज़ कर लेगा। ये बात तो क्लियरली समझ आ गई। लेकिन अब क्या ये डेटा हम मेन के फंक्शन में भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये डेटा जो स्टैक पे सेव होता है, जो हमारे पास इंटीजर टाइप्स हैं, जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं, वो हमारे पास कॉपी होती हैं। और जब कॉपी होती हैं तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब कॉपी होंगी तो पहला फंक्शन भी उसको यूज़ कर सकता है। तो अब हम जब प्रिंट कराएंगे अपने इंटीजर को कहाँ पे, मेन में, तो वो बिल्कुल करेक्टली हमें आउटपुट देगा। अनलाइक जब हमने हीप का डेटा अपने मेन में यूज़ करना चाहा था
तो नहीं हुआ था क्योंकि वो मूव हो गया था दूसरे फंक्शन में। यहाँ मूव नहीं हुआ, यहाँ हुआ है कॉपी। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रिंट कराता हूँ। नम को और इसको हम रन करके देखते हैं। मैं कमेंट आउट करूंगा पहले अपनी ऊपर वाली लाइन, जब हम ओनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में, हीप वाले कॉन्सेप्ट में जब हम डेटा पास करा रहे थे और उस डेटा को पास कराने के बाद वो कॉपी नहीं हो रहा था, तो अब हम इसको कमेंट आउट करेंगे। ताकि हमारे पास एरर शो ना हो, और अब इसको रन करेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले और अब इसको रन करेंगे। पहले प्रिंट हुआ हेलो, फिर प्रिंट हुआ 5 और प्रिंट हुआ फ्रॉम द मेन फंक्शन, और हमारे पास जो नंबर की वैल्यू थी। सो दिस हाउ इट वर्क्स। जो हमारे पास हीप का डेटा होता है वो दूसरे फंक्शन में मूव हो जाता है, और जो हमारे पास स्टैक का डेटा होता है वो दूसरे फंक्शन में कॉपी हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि जब हम किसी फंक्शन में वैल्यू पास करा रहे होते हैं तो ओनरशिप पास हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किसी फंक्शन से जब हम वैल्यू रिटर्न कराएंगे उसके साथ साथ उस वैल्यू की ओनरशिप भी रिटर्न हो जाएगी। तो इसको हम कोड में करके देखते हैं। फंक्शन बनाते हैं गिव्स ओनरशिप। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन ओनरशिप देगा। स्ट्रिंग टाइप का डेटा है हमारे पास। अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और वर्ड करते हैं इसको, और यहाँ पे हम s एज ए रिटर्न वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉल करा लेते हैं। कॉल कराने के लिए हमारे पास एक कंटेनर होना चाहिए जहाँ वो वैल्यू आके सेट करे, और हम इसको कॉल करा देते हैं और प्रिंट करा देते हैं अपने कंटेनर को, यानी वेरिएबल को, जिसके अंदर हमारे पास रिटर्निंग वैल्यू मौजूद है गिव्स ओनरशिप वाले फंक्शन की। हम इसको रन करके देखते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं और हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हुआ क्या यहाँ पे कि हमने एक फंक्शन कॉल करा, फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ वो यहाँ पे आया और इसने एक वेरिएबल हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को हमने इधर पास करा दिया कॉलिंग फंक्शन में, यानी मेन में। तो अब जो ओनरशिप है वो किसके पास है? वो है रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास। जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हुई है नीचे वाले फंक्शन से, उसकी ओनरशिप, उस कंटेंट की ओनरशिप किसके पास है? रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास। हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो पहले एक वैल्यू लेगा, एक वेरिएबल लेगा, और फिर उसकी ओनरशिप दोबारा fn मेन को दे देगा। यानी fn मेन से जब वो फंक्शन कॉल होगा तब उसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो मूव हो जाएगी दूसरे फंक्शन में। अब जो दूसरा फंक्शन है वो उस वैल्यू को दोबारा रिटर्न कर देगा किधर? मेन में। क्यों रिटर्न करेगा मेन में? ताकि उस वैल्यू को हम यूज़ कर सकें। अगर मेन में वो रिटर्न दोबारा करेगा ही नहीं ओनरशिप ट्रांसफ़र, तो मैं उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकता मेन में, जिस तरह हमने पहली वाली एग्जांपल में देखा। तो चलिए कोड में देखते हैं इसको। फंक्शन का नाम रखते हैं टेक्स एंड गिव्स बैक। ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करेगा, और यहाँ पे हम जो हम वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी वेरिएबल को रिटर्न भी करा देते हैं। ये हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं
लेट रिजल्ट 1 और इसको हम कोई भी एक स्ट्रिंग पास करा देते हैं S1 पाकिस्तान और एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को हमने S1 पास करा दिया और प्रिंट करा लेते हैं हम रिजल्ट 1 को। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ S1 comes into scope, S1 is moved कहाँ पे, takes and gives बैक वाले फंक्शन में, और यहाँ पे x आ गया है हमारे पास, यानी जो हमने S1 सेंड किया था अब वो x में आके सेट हो गया है, यानी x अब कौन है, ओनर है किस कंटेंट का, जो कंटेंट S1 का था। यहाँ पे क्या होगा, x is moved out to the calling function, x कहाँ मूव हो जाएगा, कॉलिंग फंक्शन में यानी मेन में, और मेन में हम इसको कैच कहाँ कर रहे हैं, रिजल्ट 1 के वेरिएबल में। तो अब रिजल्ट 1 का वेरिएबल इज द न्यू ऑनर। अब जब हम रिजल्ट 1 fn मेन वाले फंक्शन में कॉल करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। तो अब जब हम रिजल्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट देगा पाकिस्तान। अब अगर हम S1 प्रिंट करना चाहें यहाँ पे रिजल्ट 1 की जगह, तो एरर क्या आ सकता है, इसको हम रन करते हैं इधर, इसको हम रन करते हैं इधर, क्या वही एरर आया, बोरो ऑफ मूव वैल्यू S1, क्योंकि S1 की वैल्यू यहाँ पे मूव हो चुकी है इस वाले फंक्शन में, तो अब हम S1 को यूज़ नहीं कर सकते। जब हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे अपने फंक्शन से तो वो रिटर्न वैल्यू कहाँ के सेव हो जाएगी, रिजल्ट 1 वाले वेरिएबल में, और हम जब रिजल्ट 1 को प्रिंट करेंगे क्योंकि वो अब कंटेंट का ओनर है तो अब वो प्रिंट हो जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि जब हम fn मेन से कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें कोई वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू हीप टाइप की हो यानी वो हीप पे स्टोर हो, तो वो वैल्यू मूव हो जाती है। अब इस वैल्यू को मुझे fn1 में यूज़ करना हो, fn मेन में जब मुझे यूज़ करनी है वैल्यू, तो होगा क्या, वो मैं वैल्यू यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्या ज़्यादा काम हो रहा है कि अगर इन ऑर्डर टू यूज़ द वैल्यू इन fn मेन, अगर मुझे fn मेन के अंदर वैल्यू यूज़ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने वैल्यू सेंड की है वहाँ से मुझे वैल्यू वापस रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर मैं रिटर्न नहीं करवाऊँगा तो मैं fn मेन में कभी यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस वैल्यू का ऑनर ही नहीं हूँ। जब मैंने वैल्यू मूव करा दी किसी दूसरे फंक्शन में तो मैंने ऑनर किसी दूसरे वेरिएबल को बना दिया, यानी मैंने ऑनर किसको बना दिया, उस फंक्शन को जहाँ मैंने वैल्यू पास की है। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। लंबा चौड़ा काम किया कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्यों ना कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं फंक्शन में वैल्यू पास भी करा दूँ और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र ना करूँ, ओनरशिप अपने पास ही रखूँ और फंक्शन में वैल्यू पास करा दूँ। तो ये किस तरह होगा, इसको हम देखते हैं। लेकिन पहले एक और एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ जो हम पहले भी देख चुके हैं वो किस तरह हम रिटर्न करा सकते हैं, और उसको देखते हैं ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में। ये लेंथ का फंक्शन क्या कर रहा है, ये लेंथ का फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा। बेसिकली लेट सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान, इसमें कितने वर्ड्स हैं ये मुझे कैलकुलेट करके देगा। रस्ट लैंग्वेज में लेंथ कैलकुलेट करने का बिल्ट इन मेथड मौजूद है। वो मेथड जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप क्या होती है, यू साइज़। यू साइज़ हमने पढ़ी थी पहले डेटा टाइप। यू साइज़ क्या होती है, जो भी आपका आर्किटेक्चर है, यानी अगर आपका आर्किटेक्चर है 32 बिट या आपका आर्किटेक्चर है 64 बिट, उसके लिहाज से वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपका आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का 32 बिट आर्किटेक्चर, तो 32 बिट के रिस्पेक्ट से वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर आपका आर्किटेक्चर है 64 बिट, तो 64 बिट के लिहाज से वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगी।
तो मैंने क्या बोला कि डॉट लेंथ का फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो उसकी डेटा टाइप क्या होती है, यू साइज। तो हम इसमें डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। ये फंक्शन एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करेगा और इस वेरिएबल की डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या करेगा, इसकी डेटा टाइप हम देखते हैं। तो नेम डॉट लेंथ, अच्छा डॉट लेंथ का मैंने आपको जो बताया था फंक्शन किस डेटा टाइप में रिटर्न करता है, यू साइज में। तो रिटर्न टाइप मेरे पास क्या होनी चाहिए, यू साइज। और मैं इसको ऊपर पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, और अब इस वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट लेंथ वाले फंक्शन में पास करा देता हूँ। इसको किसी कंटेनर में सेव भी करा देता हूँ। इसको प्रिंट कराते हैं। इसको रन करते हैं तो हमारे पास 8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अगर अब मैं एफ एन मेन में एस को यूज़ करना चाहूँ, जो मेरा एस का वेरिएबल है जिसमें पाकिस्तान सेव है, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रिंट एलन में ये लाइन लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान इज़ 8। तो जो यहाँ पाकिस्तान है वो किधर सेव है, एस में। तो अब एस को तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, प्रिंट कैसे करवाऊँ पाकिस्तान। तो अब मुझे जहाँ मैंने एस मूव कराया था जिस फंक्शन में, उस फंक्शन से वापस मूव कराना है एफ एन मेन में। तो ये किस तरह होगा, अब हम यहाँ पे लेंथ भी रिटर्न कराएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग जो सेंड किया था हमने उस फंक्शन को वो भी रिटर्न कराएंगे। तो देखते हैं वो किस तरह रिटर्न कराते हैं। सबसे पहले अपनी हम रिटर्न टाइप यहाँ पे यू साइज और स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम डॉट लेंथ और नेम डॉट लेंथ की डेटा टाइप क्या है, यू साइज, और नेम की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और हमारे पास 2 कंटेनर होने चाहिए क्योंकि 2 वैल्यूज रिटर्न हो रही है। और अब हम अपना इंटेंडेड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं कैसे, द लेंथ ऑफ द वर्ड प्लेस होल्डर इज, वर्ड क्या है हमारे पास, रिजल्ट 1, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारे पास आया द लेंथ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान इज 8। तो इस तरीके से किसी भी एक फंक्शन से हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज भी पास करा सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टपल। हमने बात डिस्कस की थी कि अगर हमें कोई वेरिएबल पास कराना है दूसरे फंक्शन में लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करनी, ओनरशिप मेन का फंक्शन ही रखे यानी कॉलिंग फंक्शन ही रखे, और वो वेरिएबल पास भी करा दे, यानी वेरिएबल को मैं मेन में भी यूज़ कर सकूं और जिस फंक्शन में मैं भेज रहा हूं उस फंक्शन में भी यूज़ कर सकूं। तो ये कैसे होगा रेस्ट में। सबसे पहले इसकी एक एनालॉजी देते हैं। एनालॉजी क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक पेंसिल है और आप है, आपको मैंने वो पेंसिल दे दी। अब उस पेंसिल का ऑनर कौन है, आप ऑनर हो उस पेंसिल के। अब उस पेंसिल को आप तोड़ दो, उस पेंसिल से आप काम करो, कुछ भी करो, आप ऑनर हो, आप जवाब दो उसके। आपने वो पेंसिल मुझे रिटर्न कर दी और अब ऑनर कौन हो गया, मैं ऑनर हो गया। अब आप कोई सवाल नहीं कर सकते कि मैं उस पेंसिल के साथ कुछ भी करूं, मैं उससे लिख भी सकता हूं, मैं उसको तोड़ भी सकता हूं, क्योंकि मैं ऑनर हूं। आपका इसमें कोई भी इनपुट नहीं है। तो हमने जो पहले एग्जांपल्स डिस्कस करी वो इस एनालॉजी पे फिट हो रही है, यानी जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को अपनी वैल्यू दे देता था तो दूसरा फंक्शन ऑनर बन जाता था। अब वही फंक्शन वैल्यू ड्रॉप करेगा, वही फंक्शन वैल्यू यूज़ करेगा, और जो मेरे पास कॉलिंग फंक्शन है वो फंक्शन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑनरशिप दे दी है, यानी मैंने पेंसिल आपको दे दी है, तो अब उस पेंसिल पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ,
इसकी एनालॉजी इस तरह लेते हैं, जो अब हम आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ना, उसकी एनालॉजी ऐसे है कि मैं ऑनर हूँ पेंसिल का, मेरे पास पेंसिल है, मैंने आपको बोल दिया कि ये लो पेंसिल, काम हो जाए तो दे देना वापस। ये है बोरो, मैंने आपको बोरो कर दी पेंसिल। अब उस पेंसिल पे आपका इख्तियार नहीं है, अब उस पेंसिल को डैमेज किसी सूरत नहीं कर सकते, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रॉप नहीं कर सकते। यानी जब मैं ब्रस्ट के फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल पास करूँगा किसी दूसरे फंक्शन में, तो अब जो दूसरा फंक्शन है वो वैल्यू यूज़ तो कर सकता है लेकिन ड्रॉप नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं इन सब को समझने के लिए, ये तो जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने, इन सब को समझने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा एड्रेसेस और मेमोरी को। बिल्कुल इनिशियल लेवल से चलते हैं ताकि जो भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही रस्ट सेलेक्ट की है, यानी इससे प्रायर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनको बिल्कुल इनिशियल बिल्डअप से लेके चलेंगे ताकि उन्हें भी समझ में आए और जो एक्सपीरियंस्ड है उनका रिवाइज हो जाए। तो हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी के करस्पॉन्डिंग सर्टेन हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। इसकी एनालॉजी ऐसे ही है कि जैसे कि स्ट्रीट है और स्ट्रीट में लाइन से घर है, एक स्ट्रीट में 20 घर है, तो पहला घर की एड्रेस क्या है 101 और लास्ट घर का एड्रेस क्या है 120, तो हमारे पास 20 घर है। अगर मेरा किसी घर में दोस्त रहता है और मुझे नहीं पता वो कौन से घर में रहता है 20 में से, जब तक मुझे उसका एड्रेस नहीं पता चलेगा तो मैं सही घर में नहीं जा सकता, मुझे उसका एड्रेस पता होना लाजमी है। तो क्या होता है कि जो मेरे पास हाउस नंबर है उनके करस्पॉन्डिंग एक स्पेस दी जाती है। तो सिमिलरली मेमोरी में मेरे पास जो बाइट्स होती हैं, मेरे पास जो स्पेस होती है, उसके करस्पॉन्ड भी सर्टेन एड्रेसेस होते हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वैल्यू कहाँ सेट है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरा फ्रेंड किधर है। इसकी एनालॉजी इस तरह है, लेकिन मुझे ये पता चल सके कि मेरी वैल्यू मेमोरी में किधर सेट है। तो अगर मेरे पास एड्रेस होगा मैं उस एड्रेस पे जाऊंगा, एड्रेस पे जाके वो मेमोरी एक्सेस कर लूँगा। तो बेसिकली यही काम होता है पॉइंटर्स का। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि पॉइंटर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है पॉइंटर और एक चीज़ है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? जब मैं m% किसी भी वेरिएबल के आगे लिखूँगा, लेट सपोज यहाँ मैंने डिक्लेयर किया एक ए वेरिएबल के साथ वैल्यू क्या बाइंड है, 10 वैल्यू बाइंड है, और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस एड्रेस ना हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। अब आप इसको खुद सर्च करिएगा कि हेक्साडेसिमल में क्यों होता है, ये अभी फिलहाल इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हेक्साडेसिमल में लंबा सा लिखा हुआ है, हम इसको रीड इस तरह करेंगे कि A4, वैसे तो बहुत लंबा सा एड्रेस है लेकिन हम अभी एग्जाम्पल के लिए इसको A4 रीड करते हैं। A4 पे क्या सेव है मेरे पास, A4 एड्रेस पे मेरे पास A4 एड्रेस पे सेव है एक वेरिएबल जो बाइंड है वैल्यू 10 से। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है ना कि मेरे पास रैम में कहाँ स्टोर है ये, क्योंकि मुझे तो एड्रेस नज़र नहीं आ रहा जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मुझे एड्रेस देखना है इसका, तो मैं एड्रेस कैसे देखूँगा? मैं जब m% का साइन लगाऊंगा अपने वेरिएबल के आगे, यानी अगर मेरा A वेरिएबल सेव है A4 लोकेशन पे और मुझे ये A4 वाला पूरा एड्रेस पता करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं A के आगे m% का साइन लगाऊंगा और इसको किसी वेरिएबल में सेव करा दूंगा। अब जिस वेरिएबल में सेव कराया ना मैंने, उसको मैं कहूँगा पॉइंटर। जैसे इधर हमें दिख रहा है कि b इज इक्वल टू m%a, तो b इज पॉइंटिंग आउट द मेमोरी विच हैज़ द कंटेंट ऑफ a। अब b भी कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, तो b के करस्पॉन्डिंग भी एक एड्रेस होगा, तो b के करस्पॉन्डिंग हमें एड्रेस दिख रहा है A8। अब b के अंदर क्या वैल्यू बाइंड है, b के अंदर वैल्यू बाइंड है वो एड्रेस जहाँ A रखा हुआ है, यानी b किसको पॉइंट कर रहा है, b उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे A है। अच्छा, अगर अब मुझे b का एड्रेस पता करना है तो b का एड्रेस कैसे पता करूँगा? एक और पॉइंटर बना दूंगा जो पॉइंट किसको कर रहा होगा, b के एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो b में जो वैल्यू रखी हुई है वो देख लेगा। अब जो b में वैल्यू रखी हुई है वो किसको पॉइंट कर रही है, वो a को पॉइंट कर रही है, यानी b में क्या है, एड्रेस है a का, तो वो a को पॉइंट कर रहा है। तो हम चलते हैं और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक और बात ये कि यहाँ हमें पता होना चाहिए कि b और c के अंदर फ़िलहाल जो वैल्यू है वो क्या है, वो एड्रेसेस हैं, वो रेफरेंसेस हैं, वो कॉन्क्रीट कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। जैसे a में मेरे पास 10 है, लेकिन जब मैं b और c को प्रिंट कराऊंगा
तो मेरे पास 10 प्रिंट होगा। क्यों 10 इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि रेफ़र किसको कर रहा है, बी और सी। रेफ़र किसको कर रहा है, ए को कर रहा है। जब देखेगा बी, लेट सपोज मैं बी के ब्लॉक में आया और बी के ब्लॉक में क्या है, एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाऊंगा तो एड्रेस पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ए में क्या है, 10 वैल्यू है। सही। अब मैं सी में आया, सी किसको रेफ़र कर रहा है, बी को, यानी सी में किसका एड्रेस है, बी का एड्रेस है, तो बी के एड्रेस पे आ गया, बी के एड्रेस में उसने देखा। अब बी किसको रेफ़र कर रहा है, ए के एड्रेस को, ए में गया, ए में क्या वैल्यू है, 10, यानी सी बी को रेफ़र कर रहा है, बी ए को रेफ़र कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो दोनों पॉइंटर्स हैं वो एक ही वैल्यू, एक ही हमारे मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं, और वो है ए, और ए का कंटेंट क्या है, 10। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स में 10 प्रिंट होगा। अच्छा, अब हम आगे ये भी देखेंगे कि हमें जो ये स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस हैं जिनको मैं कह रहा हूँ रेफरेंसेस, वो किस तरह प्रिंट होंगे। तो लेट्स कोड। So let's code a u8 और इसकी वैल्यू है 10। मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ जिसको मैं b कह रहा हूँ, और b में मैं क्या रख रहा हूँ, a का एड्रेस जहाँ a रखा हुआ है, यानी b पॉइंट्स टू a। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जो किसको पॉइंट करेगा, b को, यानी C points to B, A has a value 10। तो अब हम इसको नीचे से रीड करना शुरू करते हैं। C points to B, B points to A, A has a value of 10। Ultimately B and C have a value of 10 too। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। A, B and C। तो हमारे पास A में भी 10 आया, B में भी और C में भी। इसकी हम वजह पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब हमें इसके स्पेसिफिक एड्रेसेस प्रिंट कराने हो कि किधर मौजूद है, ये मेमोरी में कहाँ रखे हुए हैं, तो हम किस तरह प्रिंट कराएंगे। The address of A is, A को कौन पॉइंट कर रहा है, B पॉइंट कर रहा है, so B is, B को कौन पॉइंट कर रहा है, B को C पॉइंट कर रहा है। यहाँ याद रहे प्लेस होल्डर में कॉलन P लिखना ज़रूरी है अगर हमें मेमोरी एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस ऑफ A is this एंड एड्रेस ऑफ B is this। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37 और 38 हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ आ रही है, क्योंकि हमने अपना वेरिएबल u8 टाइप कर लिया था तो ये 1 बाइट लेता है, इसीलिए 37 के बाद, और मेमोरी में हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो 1-1 बाइट्स के होते हैं। तो पहला बाइट पे क्या स्टोर हुआ, ए स्टोर हुआ, दूसरे बाइट पे क्या स्टोर हुआ, बी स्टोर हुआ। तो 37 एक बाइट, 38 दूसरी बाइट। इधर जो हमें डायग्राम दिख रही है, S इज़ अ पॉइंटर टू S1, और S1 एक स्टैक मेंटेन हुआ है, और उसके बाद हीप की मेमोरी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई हीप का डेटा है। अच्छा, हीप का डेटा जो हमने डिस्कस किया था, 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्टैक में मेंटेन होती हैं, और फिर स्टैक जो होता है वो पॉइंट कर रहा होता है हीप की मेमोरी को। यानी इसको तो हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, S1 और हीप की मेमोरी को। ये तो एक मेमोरी का पार्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टोर हुआ है, यानी एक हेलो है, हेलो का कंटेंट लिखा है, हेलो लिखा हुआ है, और हेलो सेव हुआ है हीप पे, और हेलो का जितना मेटा डाटा है वो सेव हुआ है स्टैक पे। अब जब मैं ये पूरा कंटेंट यानी S1 यानी जो मेरा हेलो है, ये अगर किसी फंक्शन में पास करा दूं तो क्या हो सकता है कि जब मैंने S1 ही पास करा दिया तो ओनरशिप भी दूसरे फंक्शन के पास चली गई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है S1 की मेमोरी को। वो पॉइंटर अपने अंदर कोई वैल्यू कंसिस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे पड़ी हुई है वैल्यू,
जिस तरह हमने पुरानी एग्जाम्पल में देखा था कि जो बी था वो सिर्फ पॉइंट कर रहा था ए की मेमोरी को, बी के अंदर अपने लिहाज से कोई मेमोरी नहीं थी, कोई कंटेंट नहीं था। इधर इसी तरीके से एस के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, एस सिर्फ पॉइंट कर रहा है S1 के जो वेरिएबल है उसको। तो अब जब हम इसको कोड में यूज़ करेंगे तो हमने पहले डिस्कस किया M% का साइन जो होता है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है, और जो स्टेरिक का साइन होता है वो होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अभी हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज कि जो स्टेरिक का साइन होता है उसको हम कहते हैं डी रेफरेंस, और जो हमारे पास M% का साइन होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो आए हम कोड में चलते हैं और कोड में देखते हैं कि हम अपनी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने देखा था कि एक वैल्यू का एक हमारे पास जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज पाकिस्तान, उसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब हम उसी वाली एग्जाम्पल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आता है बोरोइंग, रेफरेंसिंग और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ गई कि लेंथ हम किसी भी वर्ड की निकालना है। लेट सपोज कि हमें लेंथ निकालनी है पाकिस्तान की, तो लेट एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और अब हम ये सेंड करने से पहले कंटेनर लगते हैं जहाँ हमारी वैल्यू सेव होगी, और लेंथ में हम क्या पास करा देंगे, एस का रेफरेंस, एस का रेफरेंस पास कराएंगे, और यहाँ पे भी हम एक रेफरेंस एक्सपेक्ट करेंगे। इससे होगा क्या रेफरेंस पास कराने से, रेफरेंस पास कराने से होगा क्या और डिफरेंस क्या है। जब हम पूरा वेरिएबल पास करा रहे थे, अब हम सिर्फ रेफरेंस पास करा रहे हैं। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे पूरा का पूरा ऐसे ही पास करवा रहे थे, M% का साइन नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब हम M% का साइन लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम एक पॉइंटर सेंड कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट क्या करेगा, वो मेमोरी पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे हमारा कंटेंट रखा हुआ है। पॉइंटर इटसेल्फ डजंट कंटेन एनी वैल्यू, हेंस इट इज़ नॉट द ओनर ऑफ द वैल्यू। जब ओनर नहीं है वैल्यू का तो वो वैल्यू को ड्रॉप भी नहीं कर सकता, और जब ओनर नहीं है वैल्यू का तो ओनरशिप मूव भी नहीं हुई किसी दूसरे फंक्शन में। तो अब अगर हम चाहें अपने वेरिएबल को यूज़ करना मेन में विदाउट रिटर्निंग फ्रॉम अनदर फंक्शन तो हम कर सकते हैं। तो हम ऐसे यूज़ करके देखते हैं अपने मेन के फंक्शन में कि आइदर कि वो प्रिंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। द लेंथ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान इज़ 8। तो हमने देखा कि हमें रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे फंक्शन से। हमने क्या करा, हमने जो हमारा वेरिएबल था उसको मूव नहीं कराया, उसको बोरो करा दिया। बोरो किस तरह कराया, एक रेफरेंस पास करके। क्या, कौन सा रेफरेंस पास करके, जहाँ जिस जगह ये मेरा कंटेंट सेव है पाकिस्तान, कहीं मेमोरी में सेव है पाकिस्तान, उसका एड्रेस भी है कोई, तो एक एड्रेस, सिर्फ वो एड्रेस पास कराया, एड्रेस पे जाए, एड्रेस पे जो भी वैल्यू रखी है उसको रीड करे, और रीड करने के बाद उसमें जो भी उसके साथ जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर ले। अच्छा, ये जो हमारे पास सिर्फ एड्रेस है, इस ये एड्रेस वैल्यू ड्रॉप नहीं कर सकता। वैल्यू ड्रॉप कौन करेगा, वैल्यू ड्रॉप करेगा ओनर। जब ओनरशिप मैंने मूव नहीं कराई FN मेन से अपने दूसरे फंक्शन में, तो दूसरा फंक्शन वैल्यू ड्रॉप नहीं कर सकता। तो ओनरशिप मेरे पास FN मेन के पास ही रही, और FN मेन के पास रहने की वजह से मेरा S वेरिएबल प्रिंट हो गया। हम देखते हैं, कमेंट आउट करके देखते हैं कि स्पेसिफिकली ईच लाइन पे हो क्या रहा है। लेट सपोज मेरे पास एक रेफरेंस है, मुझे पता है कि मेरा कंटेंट कहाँ सेट है, क्योंकि रेफरेंस क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस होता है। लेट सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग है लेट सपोज हेलो।
वो सेव है एक मेमोरी में। अब उस मेमोरी का एक एड्रेस है, ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ए एड्रेस है उस मेमोरी का ना, जहाँ सेव है। अब लेट सपोज कि मुझे हेलो में ना कोई चीज़ एडिशन करवानी है। मुझे एड्रेस तो पता है हेलो कहाँ रखा हुआ है, हेलो किधर रखा हुआ है, किसी मेमोरी एड्रेस पे, और उस मेमोरी एड्रेस का मैंने इस वक्त नाम क्या दिया है, ए। इसको कर लेते हैं A1। A1 नाम है उस मेमोरी एड्रेस का, और इस पर कॉन्टेंट क्या सेव है मेरे पास, हेलो का। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड करना है, यानी मुझे उस सेम प्लेस पे, उस सेम एड्रेस पे वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि हीप पे स्टोर है मेरे पास स्ट्रिंग टाइप, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आए कोड में देखते हैं कि कोड में इसको किस तरीके से करेंगे। हम पहले फंक्शन बनाते हैं चेंज का, और ये फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें पास कराते हैं हेलो को, और यहाँ पे हम पास कराते हैं इस फंक्शन में अपनी s की वैल्यू, और यहाँ पे हम x डॉट पुश str, पुश str का फंक्शन क्या करता है, x डॉट पुश str लिख रहा हूँ ना मैं, तो ये str का फंक्शन क्या करता है, s डॉट पुश str लिख रहा हूँ, तो x के अंदर क्या है, हेलो है, हेलो के अंदर मैं पुश क्या करा रहा हूँ, जो मैं पुश str के ब्रेसेस के अंदर दूंगा, तो मैं ब्रेसेस के अंदर वर्ल्ड देता हूँ, यानी हेलो के साथ वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट हो जाए। इसको मैं सेव करा लेता हूँ वेरिएबल में, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। इसको रन करने से पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया। सबसे पहली बात, हमने इसमें डायरेक्ट एस पास किया, यानी ओनरशिप मूव हो जाएगी, लेकिन हमें इस तरह का नहीं कराना, क्योंकि वही पुरानी वाली बात, हमें रेफरेंस मूव कराना है। अब रेफरेंस जब हम मूव कराएंगे दूसरे फंक्शन में, तो हम fn में यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस सेव कराने का मतलब, जो मेरे पास एड्रेस है मेमोरी का, उस पर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको मैं रीड कर सकता हूँ जाके, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इधर कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे म्यूटेबल रेफरेंस लिखना पड़ेगा। मैं मट लिखूँगा और उसके साथ रेफरेंस भी लगाऊंगा, तो फिर मुझे अलाउ करेगा रस्ट कि जो उस कंटेंट, जो भी कंटेंट है उस मेमोरी लोकेशन पे, उसको मैं चेंज कर सकूँ। यानी मुझे म्यूटेबल रेफरेंस लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू जो हमारे पास मेमोरी पे रखी हुई है। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को करते हैं म्यूटेबल बनाते हैं, और इसके साथ हम मट का कीवर्ड लगाते हैं, और इधर भी हम म्यूटेबल रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा जो है वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हटा देते हैं, सिंपल अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, और यहाँ पे x को प्रिंट करा देते हैं। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर ये हमारे पास म्यूटेबल रेफरेंस सेंड नहीं करता, मैं यहाँ पे तो एरर क्या आता है हमारे पास, हम इसको इधर रन करके देखते हैं। हमारे पास एरर क्या है, हमारे पास एरर आया है कि कैन नॉट बी बोरोड एज म्यूटेबल, क्योंकि हमारे पास म्यूटेबल बोरो नहीं है, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड वी विल लुक अनदर कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने रेफरेंस म्यूटेट किया था, लेकिन इसमें एक हमारे पास बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन हमारे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है आगे, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन जो बहुत एविडेंट है वो ये है कि रस्ट हमें बोलता है
कि आपके पास एक स्कोप के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा पे सिर्फ एक ही म्यूटेबल रेफरेंस होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा म्यूटेबल रेफरेंस नहीं होने चाहिए। तो हम इसको कोड में देखते हैं और फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम अपना एक मेमोरी में स्पेस लेते हैं और इस पे एक पॉइंटर बनाते हैं, म्यूटेबल पॉइंटर बनाते हैं। और इस पे एक पॉइंटर बनाते हैं, म्यूटेबल पॉइंटर बनाते हैं। यानी अब ए के पास ये इख्तियार है कि वो एस की मेमोरी जाके चेंज कर सके और बी के पास भी ये इख्तियार है कि वो एस की मेमोरी जाके चेंज कर सके। अब हम प्रिंट करा लेते हैं ए और बी को। इधर जैसे कि हमने देखा कि ए बी और बी भी, इन दोनों के पास इख्तियार है कि वो एस की मेमोरी जाके चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आएगा? यहाँ पे मसला आएगा डेटा रेस का, रेस कंडीशन का मसला आएगा। डेटा रेस और रेस कंडीशन रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले हम इसको जनरल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बल्ब है और एक स्विच है इधर है और एक स्विच इधर है, यानी मेरे पास दो स्विचेस हैं और बल्ब सेंट्रली कंट्रोल्ड है। तो अगर मैं स्विच 1 को पुश करूँगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विच 2 को पुश करूँगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर मैं दोनों बटन्स एक साथ पुश करूं तो क्या परफॉर्म करेगा बल्ब? एबनॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो हमारा बल्ब है वो बिल्ड ही इस तरीके से हुआ है कि एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म करे। अगर हम इसको ऑन कह रहे हैं तो ऑन करे, ऑफ कह रहे हैं तो ऑफ करे, दोनों काम एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा या कुछ भी हो जाएगा, फिलामेंट उसका ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेटा रेस क्या है। रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेटा रेस ये है कि आपके पास एक वक्त में न्यूमरस पॉइंटर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर आपके पास एक भी पॉइंटर म्यूटेबल है तो ये डेटा रेस है। और आपके पास कोई सिंक्रोनस नहीं है कि पहले रीड होगा डेटा क्या पहले राइट होगा डेटा। ये तीनों कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन हमने देखी कि जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पॉइंटर्स हों और उन पॉइंटर्स में से कोई एटलीस्ट एक पॉइंटर म्यूटेबल हो और कोई सिंक्रोनस ना हो, कुछ चीज़ सिंक्रोनस ना हो। यानी मैंने कहा कि रीड कर लो इस मेमोरी से जाके और उसी वक्त मैंने कह दिया कि राइट भी कर दो, तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो अब जो रीड कर रहा होगा डेटा, जो पॉइंटर डेटा रीड कर रहा होगा, वो कौन सा डेटा रीड करेगा? जो पहले से उस मेमोरी पर रखा हुआ है या इस वक्त जो राइट हो रहा है? तो ये हमारे पास एम्बिग्युइटी आ जाती है। किस कॉन्टेक्स्ट में? रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। हमने देखा जनरल कॉन्टेक्स्ट में और रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। हम आगे देखेंगे कि इसकी और एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से हमारे पास पॉइंटर्स अपना बिहेवियर शो करते हैं रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखी, अब हम इस एग्जांपल को रन करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट बोरो एस म्यूटेबल मोर देन वंस एट अ टाइम। यही बात जो हमने डिस्कस करी। इसकी एनालॉजी इस तरह लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ और दो या दो से ज़्यादा टीचर्स एक साथ बोलना शुरू हो गए, तो आप किसकी बात सुनेंगे? हमेशा टीचर एक ही होना चाहिए बोलने वाला और सुनने वाले न्यूमरस होने चाहिए। यानी हमारे पास म्यूटेबल पॉइंटर एक ही हो और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो जो नॉन म्यूटेबल पॉइंटर्स हैं उनसे। यानी जो नॉन म्यूटेबल पॉइंटर्स हैं उनका स्कोप अलग हो और जो हमारे पास म्यूटेबल पॉइंटर है उसका स्कोप अलग हो। अभी हम म्यूटेबल पॉइंटर्स की बात करते हैं और म्यूटेबल पॉइंटर्स में हमारे पास जो यहाँ एरर आया है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों म्यूटेबल पॉइंटर्स का स्कोप अलग अलग कर देंगे। यानी जो पॉइंटर जो मेरा पहला पॉइंटर है वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो अपना चेंज करे वहाँ पे जाके, और स्कोप से जैसी बाहर आएगा तो वो पॉइंटर ड्रॉप हो जाएगा। फिर जो दूसरा पॉइंटर होगा वो अपना काम करे, वो जाके मेमोरी चेंज करे और जब वो स्कोप से बाहर आएगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ये दोनों पॉइंटर साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। जब साइमल्टेनियसली नहीं होंगे तो हमारे पास वो बात ख़त्म हो जाएगी कि एक ही वक्त में
दोनों पॉइंटर्स मेमोरी पर राइट करना चाह रहे हैं। तो आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सही करेंगे। हम ए को डिफरेंट स्कोप में रख देते हैं और बी को डिफरेंट स्कोप में रख देते हैं। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं इनके स्कोप्स के अंदर। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास 2 बार हेलो प्रिंट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास 2 बार हेलो प्रिंट हो गया, यानी ए यहाँ प्रिंट हुआ जिस मेमोरी को डायरेक्ट कर रहा था और बी यहाँ प्रिंट हुआ जिस मेमोरी को डायरेक्ट कर रहा था। अब हम ए को चेंज करके देखते हैं। ए जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को हम चेंज कर रहे हैं। तो अब ए ने जाके मेमोरी पे क्या राइट कर दिया, हमारे पास हेलो के साथ वर्ल्ड पुश कर दिया और ए प्रिंट हो गया। अब जिस को बी पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी को, उसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड है, इसलिए हमारे पास बी में भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। अब हम आगे देखेंगे इम्यूटेबल पॉइंटर्स को और म्यूटेबल पॉइंटर्स को एक साथ, कि इम्यूटेबल पॉइंटर्स किस तरह बिहेवियर शो करते हैं म्यूटेबल पॉइंटर्स के साथ। मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी कि जब हमारे पास इम्यूटेबल पॉइंटर्स होते हैं तो अगर वो एक स्कोप में और उनका स्कोप ख़त्म हो गया और उसके बाद अगर मैं म्यूटेबल पॉइंटर यूज़ करूँ तो इट्स फाइन। क्योंकि लेट सपोज कि मेरे पास एक इम्यूटेबल पॉइंटर है, यानी वो पॉइंटर जिसके पास सिर्फ रीडिंग का एक्सेस है, यानी वो सिर्फ रीड कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता। उसके पास रेफरेंस है, एड्रेस है, वो जाएगा देखेगा कि क्या रखा हुआ है मेमोरी पे और उसको एक्सेस करके ले आएगा। लेकिन जो मेरे पास म्यूटेबल पॉइंटर है उसके पास ये अख्तियार है कि वो उस मेमोरी को चेंज कर सकता है जाके। लेट सपोज मेरे पास एक इम्यूटेबल पॉइंटर है और उसके ही बिल्कुल नीचे मेरे पास है एक म्यूटेबल पॉइंटर। अब जो यूज़र है इम्यूटेबल पॉइंटर का, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, लेकिन जो यूज़र है म्यूटेबल पॉइंटर का, वो मेमोरी चेंज कर देता है जाके। तो अब कोड एबनॉर्मली बिहेव करेगा। हमें क्या करना है, हमें स्कोप देखना है। अगर तो हमारा स्कोप में मैंने इम्यूटेबल पॉइंटर्स रखे हैं और उस इम्यूटेबल पॉइंटर का स्कोप ख़त्म हो गया तो उस स्कोप ख़त्म होने के बाद मैं म्यूटेबल पॉइंटर्स आराम से यूज़ कर सकता हूँ। मतलब स्कोप में जब तक है तब तक वो रीड कर रहे हैं और जब स्कोप से बाहर आएंगे तो अब मुझे पता है कि कोई चीज़ रीड नहीं कर रही उस मेमोरी को, तो अब मैं उस पर राइट कर सकता हूँ जाके। अब मेरे पास अख्तियार है। अच्छा, अगर सेम स्कोप में होंगे तो इसका मतलब क्या कि इस वक्त मैं रीड भी कर रहा हूँ और मैं राइट भी करवाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास काम सही नहीं है। तो आए हम कोड में देखते हैं इम्यूटेबल पॉइंटर्स और म्यूटेबल पॉइंटर्स किस तरह बिहेव करते हैं। हम सबसे पहले एक मेमोरी में जगह लेते हैं, स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो। अब इस मेमोरी को पॉइंट करवाते हैं। लेट्स सपोज बी क्या कर रहा है, बी एस की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से सी क्या कर रहा है, सी एस की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और डी भी सिमिलरली एस की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। यानी ये तीनों पॉइंटर जो एस पे मेरे पास रखी हुई कंटेंट है, जो एस की मेमोरी है, वो एक्सेस कर सकते हैं और वो रीड कर सकते हैं। तो अब मैं इन तीनों को प्रिंट करा लेता हूँ, बी सी एंड डी। हमारे पास 3 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि तीनों जो हमारे पास पॉइंटर हैं वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं और उस मेमोरी पे मेरे पास हेलो लिखा हुआ है। हमने जो देखा पहले वो क्या देखा कि एक हमने स्टेटमेंट डिस्कस करी थी। वो स्टेटमेंट क्या थी कि जब भी हमें म्यूटेबल पॉइंटर यूज़ करना होगा, जब भी हमारा रेफरेंस म्यूटेबल होगा तो वो एक ही होना चाहिए, वो दो नहीं होने चाहिए। कहाँ? हमेशा किसी पर्टिकुलर स्कोप में, किसी पर्टिकुलर डेटा पे सिर्फ एक ही म्यूटेबल पॉइंटर होगा, एक से ज़्यादा म्यूटेबल पॉइंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि स्कोप क्या है हमारा। जैसे ही मैंने बी को डिक्लेयर किया
तो बी का स्कोप स्टार्ट हो गया, सी को डिक्लेयर करा, सी का स्कोप स्टार्ट हो गया, डी को डिक्लेयर करा तो डी का स्कोप स्टार्ट हो गया। इनका स्कोप एंड वहाँ पे होगा, पॉइंटर्स का स्कोप एंड वहाँ पे होता है जहाँ पे मैं इनको आखिरी बार यूज़ करता हूँ। जब मैंने इनको आखिरी बार यूज़ कर लिया तो स्कोप ख़त्म हो गया। तो अब मैं म्यूटेबल पॉइंटर यूज़ करके देखता हूँ कि सेम स्कोप के अंदर मैं म्यूटेबल पॉइंटर यूज़ कर सकता हूँ, और देखते हैं कि ये क्या बिहेवियर शो करेगा, और फिर हम उस पर एनालिसिस करेंगे अपना। एक पॉइंटर बनाते हैं ए, और ये है म्यूटेबल पॉइंटर, और प्रिंट कराते हैं हम, सबसे पहले प्रिंट कराते हैं हम ए को। इसकी वैल्यू भी चेंज कर देते हैं हम, यानी जो अब एस पे वैल्यू रखी हुई है उसको हम चेंज करके हेलो से हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हमारे पास रिजल्ट आया कैन नॉट बोरो एस एज म्यूटेबल बिकॉज इट इज ऑल्सो बोरोड एज इम्यूटेबल। सबसे पहले तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट बोरो एस एज म्यूटेबल बिकॉज इट इज ऑल्सो बोरोड एज इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैंने सेम स्कोप में इम्यूटेबल भी लिए हुए और म्यूटेबल रेफरेंसेस भी लिए हुए। यहाँ पे मेरे पास क्या मसला आएगा कि जब मेरा जो कंपाइलर है वो इसको रीड कर रहा होगा तो अब दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं, यानी रीडिंग भी साथ हो रही है और राइटिंग भी साथ हो रही है। तो जब हमारे पास बी पॉइंटर है वो एस की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारे पास सी है और डी है वो भी एस की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो किस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, वो हेलो को पॉइंट कर रहे हैं। इस वक्त हेलो रखा हुआ है और मैं नीचे आके ए से उसको चेंज कर रहा हूँ, यानी हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो बी के यूज़र्स हैं, जो सी के यूज़र्स हैं, जो डी के यूज़र्स हैं, जो अपने पूरे प्रोग्राम में इनको यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि जिस मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, ये कभी चेंज नहीं होगा, और मैंने ए से जाकर उसको चेंज कर दिया। तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा कि म्यूटेबल जो मेरे पास पॉइंटर है उसको स्कोप से बाहर ले आऊँगा इम्यूटेबल पॉइंटर्स के। तो हम म्यूटेबल रेफरेंस को अपना बाहर ले आते हैं, किसके स्कोप से, इम्यूटेबल पॉइंटर्स के स्कोप से। इम्यूटेबल पॉइंटर्स का स्कोप कहाँ पे एंड हो जाएगा, जहाँ पे हमने उनको आखिरी बार यूज़ किया है। तो हमने उनको आखिरी बार कहाँ यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया BCD को आखिरी बार, तो इम्यूटेबल पॉइंटर्स का स्कोप ख़त्म हो गया। अब मैं म्यूटेबल पॉइंटर इंट्रोड्यूस करा दूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँगा किसको, ए को। जैसे ही मैंने म्यूटेबल पॉइंटर को स्कोप से इम्यूटेबल वाले स्कोप से बाहर लगाला तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो हुआ, इम्यूटेबल ने तो वही मेमोरी जो है वो रीड करी और हेलो प्रिंट कर दिया, और जब हमने उनको लास्ट बार यूज़ करा तो उनका स्कोप भी ओवर हो गया। अब जब हमने म्यूटेबल पॉइंटर यूज़ किया तो हमने क्या करा कि उस मेमोरी लोकेशन को जाके चेंज कर दिया। अब हमारे पास अश्योरेंस है कि कोई मेमोरी रीड नहीं कर रही इसको, क्योंकि कोई हमारे पास पॉइंटर है ही नहीं जो रीड करे, सारे पॉइंटर्स का स्कोप ओवर हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, म्यूटेबल पॉइंटर रखा कि उस वैल्यू को जाके चेंज कर सके, क्योंकि हमें पता है इस वक्त कोई भी पॉइंटर उसको रीड नहीं कर रहा, तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। हमने देखा कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्यों है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि हमारी डेटा रेसेस या रेस कंडीशंस को हम रोक सकें, और जब हम ये कंपाइल टाइम पे ही रोक लेते हैं तो हमारे पास रन टाइम पे कोई एरर्स नहीं आते। दूसरी लैंग्वेजेस में ये एरर्स ढूंढना बहुत बड़ा मसला है, लेकिन रस्ट अश्योर करता है कि कंपाइल टाइम पे ऐसे एरर्स पकड़ लिए जाएं ताकि हमारे पास रन टाइम पे बग्स ना आए। तो ये फ़ायदा है हमारे पास एक स्कोप में एक पर्टिकुलर डेटा को एक ही म्यूटेबल पॉइंटर रेफरेंस कर सकता है, इसलिए ताकि ये बात पूरे प्रोग्राम को पता हो कि इस वक्त मेमोरी राइट हो रही है तो कोई मेमोरी रीड ना करे, या
अभी मेमोरी रीड हो रही है तो इस वक्त कोई राइट ना करे। हम बात करते हैं डैंगलिंग रेफरेंस के बारे में। डैंगलिंग रेफरेंस क्या होते हैं, इसको हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में, बेसिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो ऐसी मेमोरी जो कि क्लीन हो चुकी है लेकिन उसका पॉइंटर मेरे पास रखा हुआ है, उसका पॉइंटर मेरे पास प्रिजर्व है। अब ऐसी मेमोरी जो कि क्लीन हो गई है लेकिन उसके पास मेरे पास उसका पॉइंटर है, तो अब जो मुझे वैल्यू चाहिए होगी वो इंटेंडेड नहीं होगी, यानी वो जो मुझे वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से मैंने अपने पास उसका पॉइंटर रखा हुआ है, तो अब वो वैल्यू तो मुझे मिलेगी नहीं क्योंकि वो वैल्यू तो क्लीन हो चुकी है। तो अब जब इस कंपाइलर जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे, देखेगा कि कोई मेमोरी है ही नहीं, क्लीन है मेमोरी, तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा। इसको हम कोड में चल के देखते हैं कि कोड में हम इसको किस तरीके से केटर करेंगे। हम एक फंक्शन बनाएंगे डैंगल के नाम से, बुक में भी इसी नाम से फंक्शन है, और हम इसके एक मेमोरी डिक्लेयर करेंगे और इस मेमोरी में कंटेंट रखेंगे हेलो का, और ये फंक्शन एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा होगा। ये रेफरेंस हमारे पास एस का है। अब हम ऊपर इसको कॉल कर लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे कि ये हमारे पास कर क्या रहा है फंक्शन, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट के वेरिएबल को। अच्छा, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया डैंगल के नाम से, उस फंक्शन में हमने एक मेमोरी एलोकेट कर दिया, स्ट्रिंग है हमारे पास जो हीप पे एलोकेट होगा। अच्छा, अब उस स्ट्रिंग का यानी उस मेमोरी लोकेशन का हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं कहाँ, कॉलिंग फंक्शन को। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हम एस कम्स इनटू स्कोप, यहाँ पे एस स्कोप में आया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, address is moving out of the function to the calling function। यहाँ पे क्या हो रहा है, s is dropped, यानी मेरे पास जो s है वो मेमोरी पे जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो मेमोरी पे जाके एलोकेट हो गया, मेमोरी पे जाके वो रख दिया गया। अब जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस मेरे पास कैप्चर हो गया। अब जैसी हमारे पास करली ब्रेसेस पे हमारा कंपाइलर आया तो उसने क्या करा, जो हमारे पास मेमोरी थी उसको फ्लश कर दिया, यानी एस को ड्रॉप कर दिया। जब एस को ड्रॉप कर दिया तो जो एस के साथ होल्ड हुई थी मेमोरी उसको भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी भी पॉइंटर मौजूद है जो कि पॉइंट कर रहा है किसको, उसी मेमोरी को, और वो हम पॉइंटर कहाँ सेंड कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन को। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। तो अब जो भी एरर आएगा ये हमारे पास होगा डैंगलिंग रेफरेंस का एरर। यहाँ पे हमारे पास जो एरर आया है वो लाइफ टाइम से रिलेटेड है। लाइफ टाइम्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे एक लाइन दिख रही होगी जिसमें बोरो का जिक्र किया गया है। तो जो हमारे पास जो एस में वैल्यू बोरोड है वो हम सेंड कर रहे हैं कहाँ, कॉलिंग फंक्शन में। तो एस के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो बोरो क्या कर रहा है, यानी एस के पास तो कोई मेमोरी है ही नहीं, तो वो बोरो कॉलिंग फंक्शन को क्या दे रहा है। तो ये एरर हमें बता रहे हैं। ये एरर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में इससे पहले बात करी, और जब हम रस्ट के कंपाइलर ने इसको रीड करा तो इसने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमें बता दिया ताकि डेवलपर को पता हो कि उसने क्या गलती की है। इसको हम सेट इस तरीके से कर सकते हैं कि हम रेफरेंस देने के बजाय ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें ऊपर वाले फंक्शन को। जब हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे तो जब हमारे पास जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है, जब उस पर कंपाइलर आएगा तो देखेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है, यानी जो ओनर है वो मूव कहाँ कर रहा है, कॉलिंग फंक्शन में। तो फिर उस ओनर को ड्रॉप नहीं करेगा, उस ओनर को कहाँ ड्रॉप करेगा, जहाँ पे वो कॉल हुआ है। जब वो पूरा अपना प्रोसेस कर लेगा एफएन मेन में, जो हमने ओनर ऊपर भेजा है, जब पूरा अपना प्रोसेस कर लेगा तब वो ड्रॉप हो जाएगा। इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि किस तरीके से ये चलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एस भेजते हैं, यानी ओनर भेजते हैं, ownership is moved out of the function, as goes out of the function,
क्योंकि एस स्कोप से बाहर हो गया तो एस ड्रॉप नहीं होगा। क्यों ड्रॉप नहीं होगा? क्योंकि वो मूव हो चुका है। और जब हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ओनरशिप कहाँ चली गई है अब FN मेन के पास। और यहाँ पे आके जो हमारे पास रिजल्ट का वेरिएबल है ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है और अब हम चैप्टर 5 की तरफ चलेंगे।